हेलो दोस्तों, तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के यूनिट 3 के बारे में। अब ये जो हमारी यूनिट है इसके अंदर टोटल 2 चैप्टर आते हैं, यानी कि पहला आता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल के बारे में और इसमें हमें बेसिकली बात करनी है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में, और सेकंड हमारा आता है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के बारे में। तो ये हमारे 2 चैप्टर आज इस वीडियो में हम लोग एक ही में कवर करने वाले हैं। और एक बात और मजे की ये है कि देखो, इसी यूनिट को करने के साथ में आपका जो ये सब्जेक्ट है इसका यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीटली कवर। अब आप बोलोगे सर 3rd तक ही तो हो रहा है, जो आपके यूनिट 4th है 5th है वो कहाँ पे है? तो जो आपका ऐप है केवल फार्मा, उसके अंदर ऑलरेडी आपकी जो है यूनिट नंबर 4th एंड 5th करा दी गई है, तो आप उसमें जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर एक बार मैं दिखाऊं, जैसे ये आपको पूरा ऐप दिख रहा होगा, तो देखो ये आपके यूनिट 4th है क्वालिटी की, और ये उसकी पीडीएफ और ये आपकी 5th है, तो ये कंप्लीट हो गई। और जो आपकी 3rd है वो अभी हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद अगर ओपन करके दिखाऊं, देखो ये आपके यूनिट नंबर 4th है, और देखो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख जाएगा अच्छे से। और ऐसे ही आपको ये है यूनिट नंबर 5th, और ये भी यहाँ पे कंप्लीट है। तो अगर आपको एक ही जगह सार को चाहिए तो आप लोग केवल फार्मा ऐप में जाके 6M में इनरोल करके अपना सारा कंटेंट एक जगह देख के अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो अब अगर बात करें हम आज की इस वीडियो के बारे में, तो देखो ये रहेगी एक वन शॉट वीडियो, मतलब इस एक ही वीडियो में पूरी यूनिट 3rd को हम यहाँ पे कंप्लीट करा देंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी आपका सिलेबस है उसमें कोई भी पार्ट आ रहा है या जो भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है वो सब कवर करा देंगे। इससे क्या होगा, आपका सिलेबस कवर हो गया। इसके अलावा इस तरह कराएंगे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और एंड में क्या करते हैं आपको बताया कि क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज हम यहाँ फॉलोअप करते हैं, तो आपके एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। मतलब एक ही वीडियो में सारे के सारे काम हो जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और जो भी आपके फीडबैक रहेगा कमेंट करके जरूर बताना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पूरी यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि एग्जाम में हमारा सबसे ज्यादा बार क्या आता है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो 2 हमारे चैप्टर है, एक हमारा जीएलपी वाला है, एक हमारा क्वालिटी कंट्रोल वाला है। तो जीएलपी वाले पार्ट से हमारा मोस्टली क्वेश्चन आता है डिफाइन जीएलपी, देन राइट अ नोट ऑन प्रोटोकॉल फॉर द कंडक्ट ऑफ अ नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडी। यानी कि यहाँ पे हमारा जो प्रोटोकॉल वाला क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में आता है, इसको बहुत डिटेल में और अच्छे से करके जाना है। देन यहाँ पे जो हमारे जीएलपी उसी के अंदर कुछ पार्ट आते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पर्सनल हो गया, या फैसिलिटी हो गई, या इक्विपमेंट हो गया, तो इनके ऊपर एक बार आ जाता है, इसको हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, देन हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है अपना पहले चैप्टर क्वालिटी कंट्रोल वाले से। तो यहाँ पे सिंपल हमारा पार्ट आता है एनालिस्ट वेरियस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑन कंटेनर। अब देखो कंटेनर में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हमारा ग्लास वाला होता है, और इसी के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आता है। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला कि हम यहाँ पे सारा कुछ कवर करेंगे, जिससे क्या होगा कि देखो कवर आपका सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन जो आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर हम थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी भी सॉलिड हो जाए। तो अब हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। हमारा क्वेश्चन आता है सिंपल डिफाइन क्वालिटी कंट्रोल देन एनालिस्ट वेरियस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑन कंटेनर। यानी कि यहाँ पे हमें जो है कंटेनर, यानी कि जो हमारे यूज होते हैं फार्मेसी इंडस्ट्री वगैरह में, उनके बारे में क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट देखना है। जैसे हमारा ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर्स हो गया। पर हमें पहले ये बात करनी पड़ेगी कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होते हैं और हमारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्या होते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। तो देखो सिंपल क्या होता है, मान लो जैसे हम अगर 3 इडियट वाली भाषा हम समझे कि ये जिप है हमारी, ये भी एक मशीन है, तो सिंपल हम जाने कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। तो मान लो ये शार्पनर है, ठीक है। अब इसको क्यों बनाया गया है? इसको बनाया गया है कि हमारी जो पेंसिल है अगर हम इसमें डालें और ऐसे घुमाएं तो पेंसिल हमारी ऐसे छिलके नोकीली बन के वापस आ जाए और लिखना आसान हो जाए, इसलिए बनाई गई है। तो अगर ये काम अपना ऐसे आराम से कर रहा है तो मतलब क्या है कि इसकी क्वालिटी हमारी परफेक्ट है, और इसी चीज को चेक करना है, यानी कि मैं ये चेक कर रहा हूं कि ये अपना काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसी को मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, क्वालिटी कंट्रोल बोल रहा हूँ। यानी कि सिंपल देखा जाए तो क्वालिटी कंट्रोल क्या है? क्वालिटी कंट्रोल एक हमारा क्वालिटी एश्योरेंस का वो पार्ट है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कोई भी जो प्रोडक्ट हमारा जिस वजह से बनाया जा रहा है वो वजह पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे एग्जाम्पल मान लो ये पेन है और इसको इसलिए बनाया गया कि रेड कलर की हमारी चलेगी और अच्छे से चलेगी, थोड़ी डार्क चलेगी, यानी कि इसका जो पॉइंट है वो 0.7 mm होता है। तो मान लो मैंने जब इसको हाथ चलाया तो देखो अच्छे से चल रही है, और जब अच्छे से चल रही है तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये हमारी क्वालिटी कंट्रोल में पास हो रही है। तो क्वालिटी कंट्रोल सिंबल क्या होता है कि हम किसी भी चीज को बनाते हैं उससे पहले हम कुछ प्री डिफाइंड मतलब एक तरह से स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ये हमारी ऐसी होगी, ऐसे करेगी, वैसे करेगी, और जब वो हमारे फुलफिल हो जाते हैं तब हम बोलते हैं कि हमारे वो क्वालिटी को फुलफिल कर रहा है। अब इसको ना एक बिल्कुल एग्जाम्पल लेकर समझते हैं जो हमारी फार्मेसी फील्ड का एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एक टैबलेट है, ठीक है। अब टैबलेट एक बनाई जा रही है हमारी फीवर के लिए जिसका नाम क्या है, पैरासीटामोल है, ठीक है। अब जब हम इसको खाएंगे तो नॉर्मली क्या होगा, हमारे यहाँ मतलब मुंह से हम पूरा इसको इंजेस्ट करेंगे और उसके बाद वो हमारी पेट में चली जाती है। अब देखो पेट में क्या है कि टैबलेट हमारी इतनी बड़ी है, तो अगर वो टैबलेट हमारी टूटेगी नहीं, यानी कि सबसे पहले टैबलेट काम क्या होना चाहिए, डिसइंटीग्रेशन की टैबलेट जो हमारी बड़ी है वो पहले धीरे धीरे जो है हमारे इसी पेट के लिक्विड में क्या है इस तरह से टूटना शुरू हो जाए। जब एक बार ये टूट जाती है उसके बाद होता है डिसोल्यूशन, यानी कि जो हमारे यहाँ का फ्लूइड होता है, HCl
हो गया, इसके अलावा और जूस वगैरह हो गए, उन समय ये पूरा इस तरह से डिजोल्व हो जाती है। और जब ये पूरा इसको डिजोल्व हो जाती है तब जाके हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा, तब जाके एब्जॉर्ब होगी और उसके बाद क्या करेगी, अपना काम करेगी। तो हम टैबलेट को इस तरह बना रहे हैं कि वो लगभग आधा एक घंटे के अंदर ही क्या है, हमारी डिसइंटीग्रेट भी हो जाए और डिजोल्व भी हो जाए, और उसके बाद आधा एक दो घंटे में क्या होता है, हमारे ब्लड में पहुंच भी जाए। तो हमने क्या है, एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि ये हम जो टैबलेट खाएंगे ये हमारी बॉडी में जाके इस तरह से अपना काम करेगी। तो अब क्या है कि हमने टैबलेट तो बना दी, लेकिन क्या ये एक्चुअल में ऐसा काम करेगी? क्योंकि अगर ये ऐसा काम करेगी तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा काम नहीं करेगी, मान लो लेट करती है, बहुत ज़्यादा 2-3 घंटे बाद करती है, तो इफेक्ट यानी कि जो असर है हमारा दवाई का वो भी हमें बाद में मिलेगा। तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। और चेक कैसे करेंगे, हम यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं, इसके लिए एक टेस्ट होता है पूरा, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। देन यहाँ पे डिसोल्यूशन टेस्ट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे बायोलिटी टेस्ट करते हैं, सॉल्विटी चेक करते हैं, और इन सबको हम पहले ही यानी कि अपने लैब वगैरह में चेक कर लेते हैं। और अगर उसमें हमें ये पता लगता है कि हाँ एक्चुअल में ये टैबलेट हमारी डिसइंटीग्रेट भी हो रही है, डिसॉल्व भी हो रही है, तो हम ये समझ जाएंगे कि जब ये टैबलेट हमारी बॉडी में जाएगी तब ये अपना काम अच्छे से करेगी। तो यही जो पूरा फिनोमेना है जिसके अंदर हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को, उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं कि वो अपना काम सही से कर रही है या नहीं कर रही है, उसी को हम यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल बोल देते हैं। यानी कि एक तरह से हम कुछ भी बनाते हैं तो उसके लिए पहले के कुछ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड होते हैं, और उन्हीं को जब हम मतलब बन जाते हैं उसके बाद हम चेक करते हैं कि जिस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया है क्या वो उसको फुलफिल कर रहा है। अगर वो फुलफिल कर रहा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, और नहीं कर रहा है तो क्वालिटी हमारी बेकार है। तो यही पूरा फिनोमेना हमारा क्वालिटी कंट्रोल का कहलाता है। यानी कि सिंपल क्या बोल सकते हैं, ये हमारे क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट होता है। वो ये फोकस करता है कि जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट हैं उनकी सैंपलिंग करते हैं, जो मैंने बोला कि यहाँ पे हम सैंपल वगैरह लेंगे, देन उनकी टेस्टिंग करते हैं, यानी कि पूरा टेस्ट किया, उसके बाद वेरीफाई करते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड वाला किया था उसके अकॉर्डिंग ये अपना काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। और ये सब करके हम ये इंश्योर करते हैं ये जो हमारी टैबलेट यहाँ पे बन रही है वो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बन रही है, यानी कि जैसा हमने सोचा था वैसे ही हमारी बन रही है। और जब वैसे ही बनेगी तब हम क्या करेंगे, इसको अपने आगे यानी कि मार्केट वगैरह में भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करते हैं कि हमारा केवल जो क्वालिटी प्रोडक्ट है, यानी कि जो हमारी क्वालिटी को फुलफिल कर रहा है वही सिर्फ हमारा जो है आगे रिलीज हो। तो ओवरऑल क्या देखा जा रहा है कि मान लो हमने कोई ड्रग बनाया, उसकी प्रॉपर्टीज हमने कुछ डिसाइड की, उसके बाद हमने वो मेडिसिन बना दी, फिर उसको ये चेक करते हैं कि जिस काम के लिए और जिस स्टैंडर्ड के साथ हमने इसको बनाया है उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यही जो पूरा फिनोमेना है ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल कहलाता है। और जिन टेस्ट को हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं वो हमारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कहलाते हैं। सिंपल है। अब इसके ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य देखा जाए तो वही है, टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी हमारी है या नहीं है उसको चेक करना। देन आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ एंड सेफ्टी को चेक करना। इसके अलावा जो हमारी टैबलेट है इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, इसको चेक करना। मतलब टैबलेट क्या कोई भी हमारा प्रोडक्ट हो सकता है। देन बेस्ट टू बेस्ट कंसिस्टेंसी, यानी कि जो हमारे बेस्ट दवाइयों में बनते जाते हैं वो हर कोई हमारा सही बन रहा है या नहीं बन रहा। और एट लास्ट क्या है, टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, क्योंकि अगर क्वालिटी हमारी बेस्ट रहेगी, वो सेफ रहेगा, तभी वो हमारे पेशेंट में जाकर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये इंश्योर करते हैं कि वो हमारा पेशेंट सेफ्टी को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल एक हमारा सिस्टम होता है पूरा, जिसके अंदर हम टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है, वो बस चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, यानी कि ये जो क्वालिटी कंट्रोल है इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं या आगे कहाँ काम आएगा। तो देखो, जब भी हम ड्रग वगैरह बनाते हैं तो हमें एपीआई की जरूरत है, जो हमारा मेन ड्रग है। तो यहाँ पे हम एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद जो एक्सीपिएंट मिलाएंगे उनको चेक कर सकते हैं। देन जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको भी यहाँ पे हम मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी फाइनल टेस्टिंग होती है, यानी कि प्रोडक्ट रिलीज करने से पहले जो हमारा होता है उसको चेक कर सकते हैं। फिर हमारी जो काम कर रहे हैं एनवायरमेंट, वहाँ की जो हवा है, टेम्परेचर है, कॉन्टामिनेशन है, कोई मिलावट तो नहीं है, इन सबको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी टेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है उन सबको रिकॉर्ड कर सकते हैं और आगे उसका यूज करेंगे। देन स्टेबिलिटी टेस्टिंग होगी या एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग होगी, ये सारे के सारे काम हम जो है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर ही करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। अब हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में। तो टेस्ट तो हमारा वही है कि जिन प्रोसीजर मेथड को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को चेक करने के लिए, वही हमारा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है। अब हम यहाँ डिफरेंट पे करें, जैसे हमारा ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर्स हो गया। तो यहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये हमारे मतलब पूरे प्रोडक्ट होते हैं, तो ये हमारे एक ग्लास कंटेनर है, जैसे आपने वाइल देखा होगा जिसमें इंजेक्शन वगैरह या कई बार पाउडर भी भरा होता है। फिर जो हमारे एम्पूल्स होते हैं इनमें इंजेक्शन ही मतलब लिक्विड फॉर्म में हमारा प्रेजेंट होता है। देन कुछ सिरप की बोतल आती है कांच वाली पूरी। फिर हमारी जो इंजेक्शन बोतल आती है कुछ बड़ी वाली, उसके बाद इन्फ्यूजन बोतल भी आती है कांच में कुछ बड़ी है। उसके बाद प्लास्टिक के हमारे कंटेनर आते हैं जिसमें हमारी ये एचडीपी बोतल आती है जिनमें मतलब ड्रग दवाइयाँ हमारी गोलियां भरी होती हैं। देन हमारी ड्रॉपर बोतल हो गई या हमारे सिरिंज वगैरह हो गई या हमारे आईवी बोतल हो गई, ये भी प्लास्टिक की कुछ बनी होती है। देन हमारे प्लास्टिक जार हो गए। इसके अलावा कुछ रबर क्लोजर, जैसे जो हमारी वायरलेस को ये कवर करने के लिए यहाँ पे क्या हमारे रबर के इस तरह से ढक्कन बने होते हैं। फिर कहीं पे सील करना हो या हमारे जो ढक्कन होते हैं नॉर्मल यानी कि सीरप वगैरह किसी के होते हैं, इनमें यहाँ नीचे रबर ऐसे लगी होती है। तो यहाँ पे क्या है कि ये सब हमारे प्रोडक्ट हैं
और हमें मेनली इन्हीं के ऊपर क्या करना है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करना है, यानी कि ग्लास के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर और रबर के ऊपर करने हैं। ठीक है, तो और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट मैंने जैसे आपको बता दिया था कि यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि कोई भी चीज़ है वो जिस स्टैंडर्ड के लिए बनाई गई है वो काम करे या नहीं करे। अब जैसे जैसे हम आगे टेस्ट करते जाएंगे आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ग्लास कंटेनर के बारे में। तो पहले बात करते हैं कि हमारा ग्लास होता क्या है। तो देखो, ग्लास कंटेनर ना हमारे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वगैरह है, क्योंकि मोस्टली जैसे हमारे लिक्विड हो गया, पाउडर हो गया, सेमीसॉल हो गए, ये मोस्टली हमारे क्या है इस ग्लास प्रोडक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसके फायदे अलग हैं, पर मेनली देखो जैसे हमारी बॉटल्स हो गई, वाइल्स हो गए, एम्प्यूल्स हो गए, जार्स हो गए, कार्टिजेस हो गए, तो ये सब हमारे ग्लास के बने होते हैं। ये मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा ग्लास है ना वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे अगर ये ग्लास के अंदर है तो कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं आएगा, कोई एयर नहीं आएगी, कोई कॉन्टामिनेशन नहीं होगी, और हमारा जो ड्रग है उसकी लंबे टाइम तक जो है स्टेबिलिटी और सेल्फ लाइफ बनी रहती है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ग्लास को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ग्लास हमारा केमिकली इनर्ट होता है, यानी कि वो जैसे यहाँ के अगर इसके अंदर कोई ड्रग भरा है ना तो ग्लास उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इसलिए बस क्या है, ग्लास हमारा केमिकली इनर्ट होता है। इसीलिए जितने भी आप देखोगे सेंसिटिव वाली दवाइयाँ जैसे हमारे इंजेक्शन, एम्पूल्स वगैरह ये सब है, ये हमारे इन्हीं के अंदर भरे होते हैं। देन यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो भाई देखना बहुत आसान होता है किसमें क्या कैसे है। उसके अलावा कैन भी स्टेलाइज, इसको आराम से स्टेलाइज कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक को मान लो ज़्यादा हीट पे करेंगे प्लास्टिक पिघल सकती है, लेकिन कांच का ऐसा नहीं होगा। देन यहाँ पे डज नॉट एब्जॉर्ब कंटेंट, ये किसी भी खुद कंटेंट मतलब एब्जॉर्ब नहीं करेगा कंटेंट को। इसके अलावा ये हमारी डिफरेंट शेप एंड साइज में अवेलेबल है, और ये जो गैसेज वेपर्स है इनके लिए इम्परमेबल है, यानी कि यहाँ पे अगर गैस भी भर दोगे तो वो भी हमारी लीक नहीं करेगी। अब ग्लास हमारा जो होता है, यानी कि ये दिख रहा है ये किस किस से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलिका। अब सिलिका हमारा सबसे ज़्यादा मेन कंपोनेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये लोअर मेल्टिंग पॉइंट का ये प्रोवाइड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये मेल्टिंग पॉइंट को कम रखता है। देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ये ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। देन यहाँ पे बोरॉन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ये केमिकल रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, जिससे यहाँ पे कोई भी चीज़ ना मिले। ठीक है, और इसी के लिए इसको बोरोसिलिकेट का ग्लास बोलेंगे अगर उसमें बोरॉन ऑक्साइड मिला होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट कि ग्लास हमारा किस किस से मिलकर बना होता है। ये हो गया हमारे एडवांटेज कि भाई ग्लास के क्या क्या फायदे होते हैं, और ये ग्लास है कि इसको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम मतलब बहुत ज़्यादा वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, गिलास कौन से टाइप के हो सकते हैं। तो ग्लास टोटल हमारे 4 टाइप के हो सकते हैं। पहला होता है हाईली रेजिस्टेंस। हाईली रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये हमारे ऐसे हैं और इसके अंदर आप कोई भी ड्रग XYZ कोई भी ड्रग भर दोगे, वो ड्रग हमारे इस गिलास के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और हमारा जो ड्रग है वो एकदम सेफ रहेगा। तो ये होता है, और मेनली जो हमारे पेरेंटल प्रिपरेशन जैसे इंजेक्शन वगैरह वो हमारे इस टाइप 1 वाले गिलास में रखा जाता है, और उसको हम बोरोसिलिकेट ग्लास बोल देते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे हमारे एम्प्यूल्स हो गए या हमारे बाइल्स हो गए, ये हमारे टाइप 1 ग्लास में आते हैं। सेकंड हमारा आता है टाइप 2 ग्लास, इसको हम ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास बोल देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि इसकी रेजिस्टेंस को इंप्रूव, सरफेस इंप्रूव करने के लिए थोड़ा सा सोडा लाइम का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे हमारा एसिडिक और न्यूट्रल प्रिपरेशन में इस्तेमाल करेंगे मोस्टली हमारे जैसे IV फ्लूइड की बोतल वगैरह होंगी, जैसे इन्फ्यूजन वगैरह ये हो गई। इसके बाद थर्ड हमारा आता है सोडा लाइम ग्लास, ये टाइप 3 का होता है, और इसमें मॉडरेट रेजिस्टेंस होती है, यानी कि रेजिस्टेंस वगैरह थोड़ी बहुत होगी, यानी कि थोड़ा बहुत ये रिएक्ट कर सकता है। और इसीलिए क्या है कि इसमें हम लिक्विड वाली प्रिपरेशन नहीं डालते हैं। तो ये मोस्टली जो हमारा ओरल प्रिपरेशन होती है, जैसे हमारी सिरप बोतल हो गई। अब जैसे बोतल कांच की मान लो जैसे ये है, तो इसमें क्या है कि इसके अंदर कोई लिक्विड वगैरह ना भर के कांच की मतलब वो है, तो इसमें हम टैबलेट वगैरह भर देंगे, तो इससे क्या होगा, टैबलेट को रिएक्ट ही नहीं करेंगी। तो सिरप की बोतल्स हो गई या मान लो लिक्विड के कंटेनर हो गए, यानी कि बड़े बड़े जो हमारे कंटेनर होते हैं इनका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं, जो नॉर्मल वाले होते हैं जैसे आपने देखा होगा कोई एसिड भरा है, कोई फिनाइल भरा है, ये सब हो गए। तो ये सब हम इस्तेमाल करते हैं सोडा लाइम ग्लास में। देन हमारा फोर्थ आता है जनरल पर्पस ग्लास। तो ये ना सबसे ज़्यादा लीस्ट रेजिस्टेंस होते हैं, जिनमें बहुत ही कम चीज़ें मतलब ये मान लो ज़्यादा रिएक्ट करने के चांस होते हैं। तो इसमें जो भी नॉन पेरेंटल वाले प्रोडक्ट है, जो हम मतलब पेरेंटल रूट से नहीं लेंगे, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो ऑइंटमेंट का जार हो गया, ऑइंटमेंट भरना है, या मान लो किसी में गोलियां रखनी, टैबलेट रखनी है, तो ये हमारे टाइप 4 से बनते हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो जो हमारे सबसे सेंसिटिव है वो हमारे टाइप 1 वाले होते हैं। यानी सेंसिटिव वाले जो भी हमारे ड्रग्स है वो टाइप 1 में रखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे, और जब रिएक्ट नहीं करेंगे तो ड्रग में कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। टाइप 2 में भी काम चल जाता है, क्योंकि ये भी थोड़ा हमारा रेजिस्टेंस इंप्रूव होता है, लेकिन इसमें मोस्टली क्या है जो एसिडिक और न्यूट्रल प्रिपरेशन है उनको रखेंगे। और जो टाइप 3 है और टाइप 4 है इनको हम बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो भाई ड्रग खराब हो सकता है। इसलिए हम इसमें मोस्टली ऐसे ड्रग इस्तेमाल करते हैं जो ओरल प्रिपरेशन है, यानी कि जो हमारे पहले पेट में जाएंगे, यानी कि वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं जा रहे हैं। तो ये हो गया टाइप 3 एंड टाइप 4 के बारे में। अब हम बात करते हैं मेनली जो हमारे ग्लास कंटेनर है उनके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में, कि कौन कौन से टेस्ट है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो हमारे ग्लास कंटेनर है ये हमारे परफेक्ट हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस है। इसमें देखो हम पता है क्या चेक करते हैं, मान लो ये हमारा ग्लास का कंटेनर है, तो हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि जैसे ग्लास है इसको बनाने में हमारा जो एल्यूमिनियम यानी कि एल्कली है, यानी कि कोई बेस है, वो हमारा कहीं इसमें रिलीज तो नहीं हो रहा। क्योंकि अगर वो रिलीज होगा, मान लो ये ग्लास कंटेनर है और अब हमने ड्रग भर दिया, अपने लिक्विड वाला ड्रग भर दिया, तो अगर कई बार क्या होगा ग्लास यहाँ करता है एल्काइल को रिलीज करके, यानी कि बेस को रिलीज करेगा, और अगर बेस को रिलीज करेगा तो वो ड्रग के साथ रिएक्ट करके ड्रग को खराब कर सकता है, और ड्रग हमारा बॉडी में जाएगा तो बॉडी को खराब कर सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये चेक करते हैं कि ये जो
हमारा ग्लास बना है ये रेजिस्टेंस है कि नहीं है, यानी कि जो हमारा टैप बना है कि हाईली रेजिस्टेंस है और ये एल्कली रिलीज तो नहीं कर रहा। तो इसके लिए दो हम टेस्ट कर सकते हैं जो हाइड्रोलिक टेस्ट है। पहला हमारा होता है पाउडर ग्लास टेस्ट, दूसरा हमारा होता है वाटर अटैक टेस्ट। तो जो हमारा पहला टेस्ट होता है पाउडर ग्लास, इसमें क्या करते हैं कि मान लो ये कांच था हमारा जो हमारा पूरा ग्लास बना था, तो हम क्या करेंगे इसको पूरे को तोड़ लेंगे, तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा कर लेंगे और उसके टुकड़े करने के बाद क्या करेंगे हम इसको मान लो इस तरह के एक इसमें मिला देंगे, यानी कि मान लो हमने इसमें मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा आपको बताया कि ये जो हमारा ग्लास है अगर इसमें एल्कली प्रेजेंट होगा, यानी कि एल्कली का मतलब होता है बेस प्रेजेंट होगा, तो ये हमारे इस वाले पूरे पानी को क्या कर देगा हल्का सा बेसिक कर देगा, यानी कि एल्कली कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम कराते हैं इसकी टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेते हैं एक HCl यानी कि एसिड को। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा बेस है और यहाँ पे क्या एसिड है, तो जब एसिड हमारा बेस से मिलेगा तभी हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, हम अच्छे से जानते हैं, सिंपल रिएक्शन है। और यहाँ पे हम डाल देते हैं एक इंडिकेटर को, तो इंडिकेटर क्या करेगा जब वो बेस में है तो अलग कलर का है, जैसे हम यहाँ पे एसिड मतलब वो डाल देंगे न्यूट्रल होगा उसका कलर बदल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, बस हम टाइट्रेशन को चालू करेंगे और जब चालू करेंगे तो ऊपर का जो एसिड है वो नीचे गिरना शुरू करेगा, और जब नीचे गिरेगा यहाँ पे तो जितना भी हमारा एल्कली होगा उसके साथ क्या करेगा ये रिएक्ट करेगा, और जब रिएक्ट करेगा तो इस एल्कली को न्यूट्रल में कन्वर्ट करेगा, यानी कि एसिड एल्कली के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज करेगा। और जैसे ही हमारा न्यूट्रल होगा हमारा कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा और हमें एंड पॉइंट मिल जाएगा। अब बस हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हमारा कितना एसिड यूज हुआ, क्योंकि भाई जितना ज्यादा एल्कली होगा यानी कि जितना ज्यादा बेस होगा उतना ज्यादा हमारा एसिड यूज होगा इसको न्यूट्रलाइज करने में, और जितना कम बेस होगा यहाँ पे उतना ही कम हमारे यहाँ पे एसिड लगेगा। तो बताओ हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हम एसिड यूज कर रहे हैं इसके अमाउंट को पता लगा लेते हैं। अगर इसका अमाउंट कम यूज हुआ है मतलब यहाँ पे एल्कली बहुत कम है, अगर ज्यादा यूज हुआ है मतलब एल्कली बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या है कि हम अमाउंट ऑफ एसिड को पता लगा लेते हैं कितना हुआ है, और अगर लेस एल्कली है यानी कि मान लो यहाँ पे अगर कम एसिड यूज हुआ मतलब कम एल्कली और कम एल्कली है, तो जो हमारा ग्लास है वो उतना बेटर होगा, यानी कि जितना कम एल्कली प्रेजेंट होगा ग्लास हमारा उतना ही बेटर होता है। तो ये इस तरह पूरा का पूरा हमारा काम करता है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, बाकी इसका प्रोसीजर आप एक बार पढ़ लेना। ग्लास को हम पाउडर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर क्वांटिटी में यहाँ मान लो फ्लास्क के अंदर ले लिया, प्योरीफाई वाटर ऐड करेंगे, देन इसको ऑटोक्लेव में डालेंगे, यानी कि इसको गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होगा, जो कोई भी हमारा एल्कली वगैरह होगा वो पानी में यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। उसके बाद कूल करेंगे, फिल्टर करेंगे और देन यहाँ पे टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेट का फंडा मैंने आपको बता दिया था। सेकंड हमारा यहाँ पे आता है वाटर अटैक टेस्ट। अब देखो वाटर अटैक टेस्ट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे ना सरफेस रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। मान लो ये ग्लास था हमारा, तो इसका ये सरफेस है हमारा, इस सरफेस से हमारे क्या कोई एल्कली वगैरह रिलीज तो नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे पूरे जो प्योरीफाई वाटर है उसको हम कंटेनर में भर लेंगे, ग्लास जार में। उसके बाद इसको सील कर देंगे पूरा बंद और ऑटोक्लेव में रख देंगे, और 30 मिनट तक हम इसको 121 डिग्री पे पूरा करेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन को यहाँ पे डाउन कर देंगे, और उसके बाद ये देखते हैं टाइट्रेट विद स्टैंडर्ड एसिड, यानी कि अब देखते हैं कि अगर ये मान लो गर्म हुआ होगा तो जो हमारे यहाँ पे ग्लास है, अगर ग्लास में कोई भी सरफेस में मान लो दिक्कत होगी तो सरफेस के अंदर से क्या होगा, जो एल्कली है वो हमारे यहाँ पे वाटर में रिलीज हो जाएगा। और बाद में हम क्या करते हैं, इसकी टाइट्रेशन कराएंगे, और जब टाइट्रेशन कराएंगे तो यहाँ पे सिंपल है कि जो एसिड है वो हमारा एल्कली को न्यूट्रलाइज करेगा। तो जितना एसिड रिलीज होगा उतना हमारा इसमें एल्कली प्रेजेंट होगा, यानी कि बेस प्रेजेंट होगा। तो बस इसी से हम पता लगा लेते हैं। तो अगर हमारा बेस कम है तो यहाँ पे जो सरफेस की रेजिस्टेंस है वो हमारी काफी अच्छी होती है। तो इस तरह हम यहाँ पता लगाते हैं। दोनों लगभग हमारे सेम थे, प्रोसीजर सेम था, बस फर्क इतना था कि इस वाले में हम क्या कर रहे थे, इसमें उसका पाउडर बना के पूरा मिक्स कर ले रहे थे, और इस वाले में हमने पाउडर अलग से नहीं लिया। हमने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे ये कांच का जो सरफेस है वही यहाँ निकालेगा, यहाँ पे जो कांच हमने पाउडर कर लिया था उसके अंदर का हम एल्कली यहाँ पे चेक कर रहे थे। देन यहाँ पे हमारा थर्ड आता है थर्मल शॉक टेस्ट। अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे हमने कई बार देखा होगा कि कांच के जो होते हैं ना तो एकदम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसके बाद ठंडे होंगे तो ये फूट जाते हैं। तो हमें वो चेक करना होता है कि कितनी स्ट्रेंथ तक ये संभाल सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ग्लास कंटेनर लेंगे, इसको पूरे को गर्म करेंगे, पहले गर्म कर लिया, देन इसको सडनली ठंडा करेंगे, यानी कि ठंडे पानी में डाल देंगे। और अगर ठंडे पानी में डालते हैं और अगर ये टूट गया हमारे, जैसे आपने देखा होगा एक बार, मतलब और ऐसे बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं, पहले गर्म करेंगे गैस पे, फिर पानी में डालेंगे ऐसे निशान बना के, और वो उसी जगह से हमारा कट हो जाता है। तो हम बस वही चेक करते हैं कि कितने क्या हो रहा है। और तो हम क्या करेंगे, पहले हमने गर्म किया, पानी में डालेंगे, सडनली कूल करेंगे, उसके बाद हम चेक करते हैं कि कोई क्रैक या ब्रेकेज तो नहीं है। जैसे मान लो विजुअली हम यहाँ चेक करेंगे कोई क्रैक या ब्रेकेज तो नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी होता है, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है मतलब क्या है कि इसमें क्रैक और ब्रेक आ रहा है, मतलब क्या है कि हमें इसे जो है हीट से बचाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे स्मॉल बोटल्स है, मान लो जो छोटी छोटी हैं, इनको हम 60 से 80 डिग्री पे कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी बोटल्स है उनको हम 30 से 40 डिग्री पे करेंगे, ये हम पूरा करते हैं। और कंटेनर शुड नॉट क्रैक और ब्रेक, यानी कि इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो कंटेनर है उनको कोई भी ब्रेक या टूटना या क्रैक नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये बहुत चांस है कि जब वो हमारे स्टोरेज कंडीशन में रखा होगा तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाए और वो टूट जाए। तो हम ये चीज़ यहाँ पे चेक करते हैं। ये हो गया हमारा थर्मल शॉक टेस्ट के अंदर। चौथा हमारा आता है इंटरनल प्रेशर, यानी कि बर्स्टिंग टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो हमारे ये पूरा कंटेनर है इसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं कि ये हमारा ग्लास है वो कितना मजबूत है। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम जो कंटेनर है मान लो इसको हम पहले वाटर से फिल कर देंगे। मैंने ये इसलिए बताया आपको थोड़ा समझाने में आसान हो, वरना ऐसे कंटेनर हम यूज़ कर सकते हैं, बनते नहीं आसानी से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटेनर लेंगे वाटर, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पानी से भर दिया, देन
देन हम इसके अंदर क्या करेंगे, इंटरनल प्रेशर को बढ़ाना शुरू करेंगे और उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि जितना इसकी लिमिट है वहाँ तक ये फूटे ना। अगर उसके बाद उसके मतलब उससे पहले फूट जाता है मतलब ये हमारा खराब है, और तब तक नहीं फूटता मतलब ये हमारा पक्का है। तो नो बस्टिंग बिलो लिमिट, यानी कि जो हमारा लिमिट है उससे नीचे हमारा फूटना नहीं चाहिए। तो ये हो गया हमारा मेन इंटरनल प्रेशर। तो ये हमने यहाँ पे 4 टेस्ट देखे, जिसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ हाइड्रोलिटिक वाला, तो ये देखा, और इसके अंदर हमने ये 2 देखे। ठीक है, तो ये आप करके आ जाना और स्ट्रक्चर भी बना के आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने थर्मल देखा और ये देखा, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। अब अगर इसके अलावा भी कुछ हमारे आते हैं, जैसे आर्सेनिक टेस्ट आता है, इसमें हम चेक करते हैं कि ग्लास के अंदर कोई आर्सेनिक प्रेजेंट तो नहीं है। देन लाइट ट्रांसमिशन टेस्ट आता है, इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारा मान लो ये पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें हम अपने कंटेनर को डालेंगे, लाइट पास करेंगे और ये चेक करते हैं कि लाइट कितनी पास हो रही है। अब कई बार क्या होता है, कुछ हमारे ऐसे ड्रग होते हैं जो लाइट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि लाइट में खराब हो जाएंगे, तो उस पर फिर हम यहाँ पे इस तरह का अंबर कलर देते हैं। ये अंबर कलर होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी कि एब्जॉर्ब अंदर नहीं आने देता, जिससे हमारा ड्रग खराब नहीं होगा। तो ये हो गया। देन लो ट्रांसमिशन मतलब गुड प्रोटेक्शन है, अगर हमसे ड्रग लाइट मतलब कम आ रही है तो प्रोटेक्शन हमारी काफ़ी अच्छी होती है। देन यहाँ पे हम इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ टेस्ट भी देख सकते हैं, यानी कि इस तरह देखो, पूरा हम इसके ऊपर ऐसे बजल लगाएंगे और बजल लगा ये देखते हैं कि कितने प्रेशर पे जाकर ये टूटेगा, तो इससे हमें इसकी ताकत पता चल जाएगी। तो ये जो हम स्टोर करेंगे, कहीं रखेंगे, इसके ऊपर कोई वजन पड़ता है, उन चीज़ों में हम यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल ग्लास के बारे में। अब देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ाया था। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर प्लास्टिक कंटेनर। अब देखो प्लास्टिक कंटेनर क्या होते हैं, जैसे हमारी ये सिरप की बोतल हो गई, मतलब सॉरी सिरप की बोतल भी कुछ प्लास्टिक में भी आती है। देन ये हमारी ड्रॉपर बोतल हो गई, ये हमारी टैबलेट वाली बोतल हो गई, देन ये सिरिंज हो गया, ये IV बैग हो गया, ये प्लास्टिक जार हो गया। तो ये सब हमारे क्या प्लास्टिक के कंटेनर है। तो प्लास्टिक कंटेनर ना बहुत ज़्यादा हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि एक तो ये हमारे हल्के होते हैं, थोड़े से सस्ते भी होते हैं एज कम्पेयर टू कांच के गिलास। इसीलिए कांच के में सिर्फ हम जो हमारे पेरेंटल वाले होते हैं, जो हमारे ज़्यादा सेंसिटिव है, उनका इस्तेमाल करेंगे, और बाकी समय हम क्या करते हैं, अपने प्लास्टिक वाले का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे बहुत ज़्यादा वाइडली इस्तेमाल किए जाते हैं सॉलिड और लिक्विड डोजेज फॉर्म के लिए। ये हमारे स्टोर करने में, प्रोटेक्ट करने में और ड्रग को डिलीवर करने में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। देन ये जो हमारा मटेरियल है प्लास्टिक वाला, ये हमारा पॉलीमर से बना होता है, और ये पॉलीमर 3 टाइप का हो सकता है। एक हमारा होता है पॉलीइथाइलिन, एक हमारा होता है पॉलीप्रोपाइलिन, और एक हमारा होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC। और जो PVC वगैरह आपने देखा होगा, इससे जो स्ट्रिप वगैरह बनती है, जैसे अगर मैं दिखाऊं, जैसे ये हो गया, तो ये जो है ना, ये हमारी PVC वगैरह, और ये भी कहीं ना कहीं हमारे प्लास्टिक से ही बनती है। ठीक है, तो ये हो गया। देन ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारे प्लास्टिक, अब ये मतलब क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में बात करें, तो ये क्या करेंगे, ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा प्लास्टिक कंटेनर है वो हमारा ड्रग के साथ में इंटरेक्ट ना करे और हमारी क्वालिटी बनी रहे। तो ये हो गया क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। अब एडवांटेज क्या होता है हमारे प्लास्टिक कंटेनर का, तो ये हमारे बहुत ज़्यादा मतलब शेप साइज में अवेलेबल होते हैं। देन ये कोरोजन, इनमें मतलब जंग वगैरह नहीं लगती है। देन इनको मैन्युफैक्चर करना और सील करना काफ़ी आसान होता है, और इसको लार्ज स्केल पैकेजिंग यानी कि बड़े बड़े पैकेजिंग के लिए भी देखा होगा, प्लास्टिक को हम बना सकते हैं, जिसको ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी आसान होता है, और ये लो कॉस्ट यानी कि थोड़ा सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू ग्लास, और इसके अलावा लाइट वेट भी हमारा होता है। तो ये हो गया हमारे इसके एडवांटेज। अब हम बात करते हैं इसके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में। तो इसमें पहला हमारा आता है लीकेज टेस्ट, यानी कि हम ये चेक करते हैं कि कहीं लीक तो नहीं कर रहा, और आप चाहो तो इसको कांच वाले में भी डाल सकते हो। तो लीकेज टेस्ट में सिंपली क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि जो इसके अंदर मान लो हमने ड्रग भरा है, ये लीक तो नहीं कर रहा। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले जो हमारा कंटेनर है, इसको हम यहाँ पे कलर्ड वाटर से पूरा भर देंगे, देन प्रॉपरली क्लोज कर देंगे। देन क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैक्यूम या प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब जैसे मान लो ये एक है पूरा कंटेनर बंद है, तो हमने यहाँ पे ये पूरा इसको बंद कर दिया। अब ये प्लास्टिक कांच दोनों के लिए हो सकता है, मैंने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैक्यूम वगैरह अप्लाई करेंगे। तो जब वैक्यूम अप्लाई करेंगे, इसको हम कलर करते हैं। तो वैक्यूम अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि वैक्यूम क्या करेगा, पूरा सक कर देता है ऑक्सीजन एयर को। तो अब क्या होगा कि मान लो इस बोतल के ऊपर भी इस तरह यानी कि एक्सटर्नल बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा, बाहर प्रेशर लगेगा, और जब बाहर प्रेशर लगेगा तो अगर कहीं पर भी हमारा ये लीक होगा यानी कि छोटा होगा, क्योंकि एयर तो चारों तरफ से बराबर लगती है, तो कहीं पर भी छोटा होगा तो वहीं से जो हमारा लिक्विड है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। और अगर उस जगह से बाहर आना शुरू हो जाएगा, मतलब हमको वो दिख जाएगा कि कहीं से ये फूटा तो नहीं, कहीं से लीक तो नहीं कर रहा ये, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लीकेज टेस्ट बोलते हैं। तो एग्जाम में आप इस तरह बना सकते हो। मान लो ये पूरा कंटेनर है, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैक्यूम अप्लाई कर देंगे, और जब वैक्यूम अप्लाई करेंगे तो ये चेक करते हैं अगर कहीं से भी, देखो पूरा सक कर लिया इसने एयर को, और जब पूरा एयर सक हो गई तो अब इसके अंदर की एयर भी बाहर जाएगी। तो अगर यहाँ पे कहीं पे टूटा होगा तो वहीं से हमारा जो है लिक्विड वगैरह बाहर आना शुरू हो जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कि ये कंटेनर कहीं फूटा तो नहीं है। तो ये हो गया हमारा लीकेज टेस्ट। रिजल्ट क्या है, नो लीकेज और बबल्स शुड बी सीन, यानी कि हमारा ये है कि कोई भी हमको लीकेज या बबल्स, क्योंकि अगर यहाँ से खींचेगा तो उस जगह बबल से आ जाएगा, यानी कि एयर हमारी, क्योंकि अब देखो यहाँ पे पानी है, लेकिन अगर इधर से खींचेगा तो बबल थोड़ा बनेगा। तो ना तो कोई हमारा बबल्स आना चाहिए, ना ही कोई हमारी एयर मतलब वो आना चाहिए, तो लीकेज हमारी नहीं दिखेगी। देन यहाँ पे लीकेज अगर आती है तो कंटेनर हमारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। सेकंड हमारे इसमें आता है क्लैरिटी एंड अपीयरेंस टेस्ट। इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारा कंटेनर है उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी है और विजुअल कितना है। अब ये हम क्यों देखते हैं आपको बताएं, इससे हमें क्या कि ब्राइट, जैसे मान लो ये नॉर्मल हो गया, तो हम यहाँ पे पूरा यानी कि कोई भी आप ले सकते हो विजुअल इंस्पेक्शन के, हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कैसा क्या है। तो ये ट्रांसपेरेंसी एंड विजुअल क्वालिटी को पता लगाता है। तो इंस्पेक्ट कंटेनर अंडर ब्राइट लाइट, यानी कि हम एक सफेद यानी कि
जो हम पहले देखते हैं, या तो हम लाइट जला के पीछे पूरा एक व्हाइट बैकग्राउंड कर देंगे या पीछे पूरा ब्लैक बैकग्राउंड कर देंगे, मतलब व्हाइट ही करते हैं मोस्टली। और इससे क्या होगा, हम यहाँ से विजुअली अपनी आंखों से देखेंगे तो कहीं पे हमारी लाइट कितनी पास है, हमको कितना क्लियर देगा, ये हमको देखते हैं। तो इससे हम यहाँ पे कलर को, टर्बिडिटी को और पार्टिकल्स को चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारे ये ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि जो कंटेनर है वो हमारा क्लियर और यूनिफॉर्म होना चाहिए अगर हम उसको बनाते हैं। देन हमारा थर्ड होता है पीएच ऑफ एक्वस एक्सट्रैक्ट। ये देखो बनाने वाला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लो अगर हम इस तरह का बना रहे हैं तब थोड़ी हमारा क्लियर होगा, तो अगर हम इसको क्लियर बना रहे हैं तो हमारा ये क्लियर ही होना चाहिए। थर्ड हमारे यहाँ आता है पीएच ऑफ एक्वस एक्सट्रैक्ट है। इसका मतलब क्या होता है, अब जैसे हमारा ये प्लास्टिक कंटेनर है तो हम ये देखते हैं कि कहीं ये हमारा किसी तरह का कोई एसिड या बेस को रिलीज तो नहीं कर रहा है। तो इसको चेक करने के लिए सिंपल सा फंडा क्या होता है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटेनर को डिस्टिल वाटर से पूरा भर देंगे, उसके बाद इसको लगभग 24 से 72 घंटे के लिए रखेंगे। अब जब हो गया तो उसके बाद अगर मान लो कोई भी एसिड या जो हमारा बेस है वो रिएक्ट होना होगा तो वो यहाँ निकल जाता है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना पीएच चेक कर सकते हैं। पीएच चेक करने के लिए पीएच मीटर हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया या पीएच पेपर हो गया, किसी से भी हम पीएच को चेक करेंगे। अब हमने यहाँ पे डिस्टिल वाटर भरा था तो हमारा पीएच जो है 7 के अप्रॉक्स होना चाहिए था। अब अगर ये हमारा 7 से नीचे की तरफ चला गया मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा एसिड रिलीज हो रहा है, और अगर 7 से ऊपर चला गया मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा बेस रिलीज हो रहा है। तो इस तरह हम यहाँ पे पूरे प्रोडक्ट के बारे में पता लगाते हैं। रिजल्ट वही है कि पीएच हमारा एक स्पेसिफिक लिमिट में होना चाहिए जितना होता है। देन लार्ज, अगर पीएच में मान लो ज़्यादा चेंज हो रहा है मतलब ये जो प्लास्टिक है ये पुअर क्वालिटी की हमारी है। देन हमारे यहाँ फोर्थ आता है कोलैप्सिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब क्या है, अब जैसा आपने देखा होगा कुछ हमारे प्लास्टिक के ट्यूब भी बनते हैं, तो ये देखते हैं कि जैसे हम यहाँ पे जब प्रेस कर रहे हैं तो हमारा ये एग्जैक्टली ट्यूब मतलब मान लो दबा को बाहर निकाला और बाद में ये अपने ओरिजिनल शेप में या थोड़ा बहुत नॉर्मल आ जाता है। ऐसा ना हो कि कहीं हमारा पूरा पिचक के कोलैप्स हो जाए यानी कि खत्म हो जाए। तो इसको हम यहाँ पे कोलैप्सिबिलिटी चेक करते हैं यानी कि प्लास्टिक ट्यूब के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिपीटेड प्रेशर अप्लाई करेंगे ट्यूब के ऊपर। देन ओवर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे फ्लो ऑफ कंटेंट कि हमारा ये कैसे फ्लो हो रहा है। उसके बाद ट्यूब हमारा नॉर्मल शेप में वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है वो चेक करते हैं, क्योंकि ये हमारा प्लास्टिक वाला है। तो प्लास्टिक जैसे मान लो ये हमारा एक व्हाइटनर है, देखो यहाँ पे हमने ये देखो प्रेस हो रहा है लेकिन प्रेस होकर क्या वापस आ गया, प्रेस हो गया वापस आ गया। तो यही हमारा ट्यूब के ऊपर कुछ इसी तरह का हम यहाँ पे चेक करते हैं। रिजल्ट वह है कि कंटेंट हमारा जो है कम आउट इजीली, यानी कि कंटेंट हमारा बाहर आना चाहिए और जो हमारा ट्यूब है उसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पूरे प्लास्टिक कंटेनर के बारे में, यानी कि इसका मैंने बेस इंट्रो बता दिया और क्या क्या हमारे टेस्ट होते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब हम यहाँ पे थर्ड बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर रबर क्लोजर्स के बारे में। अब देखो रबर क्लोजर्स क्या होते हैं, हमारे इस तरह के डिवाइस होते हैं जो हमारे सिंपली वाइल्स को क्या करते हैं, क्लोज करने के लिए हेल्प करते हैं। अब रबर क्यों लगाई जाती है, रबर पता है क्या करती है, इनको जैसे कांच वगैरह है तो इसको आप ऐसे मतलब बिल्कुल चिपका के बंद नहीं कर सकते, तो रबर क्या करेगी, इसको अच्छे से सील कर देती है और सील हो जाएगा तो भाई कोई भी लिक्विड वगैरह हमारे यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पे भी देखो ये रबर लगी हुई है, तो हमारी रबर ना बहुत जगह इस्तेमाल की जाती है। यानी हमारे जो ढक्कन वगैरह होते हैं यहाँ पे इधर भी हम रबर वगैरह लगा देते हैं। तो रबर क्या करता है, हमारा सील करने के लिए हेल्प करता है। तो यही हमारा एक सीलिंग मतलब हो गया। तो रबर इसलिए इसको क्लोजर बोलते हैं कि ये क्लोज करता है। तो रबर क्लोजर्स आर इलास्टिक सीलिंग डिवाइस, यानी कि सीलिंग डिवाइस होती है जो हमारे फार्मास्यूटिकल कंटेनर को क्लोज करने में हमारी हेल्प करती है। अब क्यूसी टेस्ट इंश्योर करता है कि ये जो हमारा रबर क्लोजर है ये हमारी सेफ्टी को, क्वालिटी को और स्टेबिलिटी को अफेक्ट ना करे। जैसे मान लो यहाँ पे हमने रबर लगा दी तो हम ये चेक करते हैं कि अब ये रबर है, क्योंकि भाई जो ड्रग है वो इसके साथ भी इंटरेक्ट में आएगा। तो जो ड्रग हमारा इसके साथ रबर के साथ इंटरेक्ट में आ रहा है, कहीं ये ड्रग हमारा खराब ना हो जाए, इस चीज को हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो रबर क्लोजर हमारा फार्मास्यूटिकल कंटेनर को सील करता है। जैसे हमारा वाइल्स हो गए, एम्प्यूल्स वगैरह हो गए सीलिंग के बाद, इन्फ्यूजन बोटल्स हो गए, या हमारे जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है वो सब हो गया। तो एग्जांपल हमारी ये आपको मैंने बता दिए। अब हम बात करते हैं रबर क्लोज के एडवांटेज क्या होते हैं। तो ये ना टाइट सील कर देते हैं, मतलब रबर एक ऐसी है अगर ये अच्छे से सील हो जाएगी ना एयर को भी अंदर नहीं आने देती है। इसीलिए आपने जितने भी मतलब ऐसे देखे होंगे जो एयर क्लोज होते हैं उनके किनारों पर ना रबर लगी होती है, क्योंकि रबर क्या अपने आप को ऐसे पिचक जाती है और पिचक के इतना क्लोज हो जाती है कि एयर भी हमारी वहाँ से पास नहीं हो पाती है। देन इसकी इलास्टिसिटी काफ़ी गुड होती है, फ्लेक्सिबल होता है। देन ये हमारे कॉन्टामिनेशन लीकेज को बचाता है, क्योंकि अगर कहीं रबर लगा देंगे लीक नहीं होता है। देन ये हमारा मल्टीपल डोज कंटेनर में सूटेबल, यानी कि जहाँ भी लगाओ वहाँ ये लग जाता है और ये स्टेलाइजेशन के साथ भी खड़ा रहता है। डिसएडवांटेज यही है कि कैन इंटरेक्ट विद ड्रग, ये हमारा ड्रग के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, केमिकल को रिलीज कर सकता है और परमेबिलिटी पॉसिबल है। तो बस हमें यही चेक करना होता है। तो यहाँ पे हमारे 3 टाइप की रबर होती है। पहली हमारी होती है नेचुरल रबर, जैसे हमारी गुड इलास्टिसिटी होती है, लेस केमिकल रेजिस्टेंस लेस होता है। देन हमारी सिंथेटिक है जो हम लोग बनाते हैं, जैसे नाइट्राइल रबर हो गया, इसमें केमिकल रेजिस्टेंस हमारा थोड़ा बेटर होता है। देन हमारा सिलिकॉन कोटेड क्लोजर होती है और ये हमारी ल्यूब्रिकेशन वगैरह काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है और ये निडल पेनिट्रेशन के लिए काफ़ी आसान होती है, यानी कि जैसे हमने देखा होगा यहाँ पे निडल डाल कर निकालते हैं, इसको खोलते नहीं है, तो उसके लिए भी आसान होती है। देन हमारा कंपोजिशन बात करें तो ये कैसे बनाई जाती है, तो मोस्टली नेचुरल और सिंथेटिक रबर ये हमारा मेन बेस होता है। इसके बाद हम कुछ फिलर डालते हैं जो हमारा कार्बन ब्लैक हो गया, ये स्ट्रेंथ के लिए होता है। देन प्लास्टिसाइड डालते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है, कितना ये होगा। देन एक्सेलरेट कर सकते हैं उसको, यानी कि स्पीड अप करने के लिए, जैसे हमारा एंटीऑक्सीडेंट है ये डिग्रेडेशन को बचाने के लिए। देन सल्फर होता है, ये हमारा क्रॉस लिंकिंग करने के लिए कि आपस में ये पूरा जुड़े रहे, इसके लिए हमारा होता है, ठीक है, यानी कि रबर के पार्टिकल आपस में जुड़े रहे। अब हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में।
एक ये मैं क्लियर कर दूं, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना कि जुड़े ना, इसका मतलब क्या है। तो जैसे मान लो ये रबड़ का ये है, ठीक है, तो जैसे कोई भी हमारी रबड़ है तो हम क्या करते हैं, मान लो इसी का दिखाता हूँ, तो रबड़ में ये डला होता है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे देखो ऐसा टेढ़ा कर रहा हूँ, ये पूरा घूम रहा है, ये घूम रहा है। तो देखो घूमने के बाद भी क्या हो रहा है ना, ये मेरा ऐसा नहीं टूट गया, ये वापस लौटा। यहाँ पे क्या है, जो मेरे इसके रबड़ के पार्टिकल्स है ना, ये आपस में क्रॉस लिंक है और इतने अच्छे से क्रॉस लिंक है कि ये टूटता नहीं है, और इसीलिए रबड़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि स्ट्रेंथ भी आ रही है। और ये सब फायदे तो मैंने आपको बता दिए कि ये सारे के सारे हमारे रबड़ से हो रहे हैं। अब कौन कौन से टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे इनको चेक करने के लिए। पहला होता है लीचेबल सब्सटेंस, यानी कि जैसे हमारा कोई रबड़ है तो उसके अंदर से कोई सब्सटेंस हमारा रिलीज तो नहीं हो रहा है जो हमारी ड्रग को खराब करे, वो चेक करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो कोई रबड़ हमने ले ली, उसके छोटे छोटे पीस हम कट कर लेंगे, देन उसको यहाँ पे पानी में डाल देंगे और उसको बॉईल करेंगे, यानी कि प्योरीफाई वाटर के साथ में बॉईल करेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे और देन हम यहाँ पे डिफरेंट में टेस्ट करते हैं। जैसे पीएच चेक करेंगे कि अगर पीएच हमारी कम ज़्यादा हो रही है, मान लो 7 से, क्योंकि वाटर था, मतलब क्या है कि उसमें हमारा एसिड या बेस प्रेजेंट था। देन हैवी मेटल की टेस्टिंग करेंगे, देन रेजिड्यू, यानी कि कोई हमारे इसका रेजिड्यू तो नहीं है, ये सब चीज़ हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो हाई एक्सट्रैक्ट हमारे निकल के आ रहे हैं तो मतलब ये रबड़ हमारे लिए सूटेबल नहीं होगी। सेकंड हमारा आता है स्टेरिलिटी टेस्टिंग। इसमें क्या है कि हम ये चेक करते हैं कि जो हमारे क्लोजर्स हैं यहाँ पे वो हमारे किसी तरह के माइक्रोब से मतलब साफ तो नहीं है, फ्री है कि नहीं है। और आपको बताया कि ये हम क्यों चेक करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ड्रग के साथ बाइंड होगा। तो जो हमारे इंजेक्शन वगैरह वाले होते हैं पेरेंटल, अगर इसमें कोई भी माइक्रोब आ गया तो ये बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा और ये डायरेक्टली ब्लड में जाएगा तो ह्यूमंस को बीमार कर सकता है। इसीलिए चेक करते हैं कि जितने भी हमारे क्लोजर हैं वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होते हैं या नहीं होता है। तो स्टरलाइज क्लोजर, ध्यान की प्रोसीजर क्या है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोजर को स्टरलाइज करेंगे, देन कल्चर मीडिया में रख देंगे। मानो कल्चर मीडिया में हमने रख दिया, देन चेक करते हैं अगर यहाँ पे कोई माइक्रोब ग्रोथ हो गए, मतलब उसमें हमारे क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, और नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो माइक्रोबियल जो ग्रोथ है वो हमारी ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें कुछ है तो नहीं है। देन फोर्थ हमारा आता है पेनिट्रेबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हम डायरेक्टली यहाँ से इंजेक्शन नीडल लगाते हैं और यहाँ से मतलब ड्रग को बाहर निकाल लेते हैं। अगर हम उसको मल्टी टाइम यूज़ करते हैं, 2 बार 3 बार, तो यहाँ पे नीडल हमारी कितने आराम से पास हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको चेक करते हैं हम यहाँ पे। तो ये क्या है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू इंसर्ट अ नीडल, यानी कि हमारी नीडल को इंसर्ट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, अगर वो ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, वो चीज़ हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, हम रबड़ क्लोजर लेंगे, फिर अपने क्या करेंगे, इसको एक स्टैंड पे फिट कर देंगे, मान लो स्टैंड पे फिट कर दिया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक हाइपोडर्मिस वाली नीडल लेंगे स्टैंडर वाली, उसको यहाँ से पास करेंगे, और जब पास करेंगे तो फोर्स हमने यहाँ पे कितना अप्लाई किया वो यहाँ पे मेजर करेंगे। और अगर मान लो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो क्लोजर है बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे एक नॉर्मल चाहिए होता है कि नीडल हमारी आराम से पास हो जाए। देन लास्ट हमारा टेस्ट आता है सेल्फ सीलिंग टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जो हमारे क्लोजर वगैरह है, तो आपने क्या देखा कि नीडल हमने डाली, तो जब नीडल डाली तो यहाँ पे छेद होगा, उसके बाद क्या होगा, ये अंदर गया और ड्रग बाहर निकाले। जब नीडल बाहर निकालेंगे तो जो क्लोजर था, जैसे मैं अगर डीप दिखाऊँ, मान लो ये हमारा था, तो जब हमने यहाँ से नीडल डाली तो ये रबड़ हमारी ऐसी हो गई होगी, ठीक है, जानना ऐसी हो गई होगी, तो ये हमारे यहाँ पे चली गई नीडल। और जब नीडल वापस निकल जाए तो ये रबड़ ऐसी थी, ये हमारी वापस ऐसी हो जाए और ये हमारी क्लोज हो जाए, क्योंकि जब क्लोज हो जाएगी तभी कोई माइक्रोब एंट्री नहीं कर पाएगा। तो ये होता है हमारा सेल्फ सीलिंग मतलब टेस्ट, कि ये अपने आप को खुद से कितनी जल्दी ठीक कर लेगा। तो टू चेक एबिलिटी ऑफ क्लोजर टू रिसील आफ्टर पंक्चर, यानी कि पंक्चर के बाद वो दोबारा हमारा सील हो जाता है, वो चेक करते हैं। तो पंक्चर क्लोजर सेवरल टाइम इसको पंक्चर करेंगे। देन इंटरनल प्रेशर हम यहाँ पे वही है कि इंटरनल प्रेशर और वैक्यूम अप्लाई करेंगे जो हमने उस टाइम किया था। और अगर मान लो यहाँ पे ये छेद होगा तो यहाँ से हमारे बबल्स वगैरह पानी निकलेगा, और निकलेगा तो ये लीकेज है, और नहीं निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ लीकेज है तो जो हमारा क्लोजर है वो यहाँ पे फेल हो जाता है, क्योंकि उसको दोबारा से जो है सील होना पड़ता है, जिससे हम उसको जो है मल्टीपल टाइम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकें। तो अब अगर देखा जाए तो हमने तीनों ही कंटेनर के बारे में बात कर ली और तीनों के जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट थे वो हमने देख लिए। अब ना एक क्वेश्चन हमारा काफी बार आया हुआ है, एक आध बार देखा है, जैसे स्पेसिफिकेशन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, यानी कि यहाँ पे हम बात करते हैं पैकेजिंग मटेरियल के बारे में, तो इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, ये हमारा सिंपल वो मटेरियल होता है जो हमारे क्या करता है, जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उनको पैक करता है। और पैक क्यों करेंगे, जिससे वो हमारा लाइट से, एयर से, मॉइस्चर से, फिजिकल डैमेज से, माइक्रोबियल कंटामिनेशन से हमको प्रोटेक्ट कर सके। अब जो स्पेसिफिकेशन है इसका टर्म क्या होता है, तो ये हमारा जैसे कोई भी जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल है, यानी कि हम कैसे क्या पैक कर रहे हैं, उसके स्टैंडर्ड को और रिक्वायरमेंट को डिफाइन करता है कि हमारा सब सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है उस चीज को। यानी कि एक तरह बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज है कि हमारा ये सब कैसा होना चाहिए। अब पर्पज क्या होता है इसका, तो ये इंश्योर करता है कि जो हमारे पैकेजिंग मटेरियल है उसकी क्वालिटी हमारी यूनिफॉर्म है और हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर से हमको बचा रहा है, देन हमारी ड्रग की स्टेबिलिटी और सेल्फ लाइफ को मेंटेन कर रहा है, और जो कॉन्टामिनेशन है, इंट्रैक्शन उनसे बचा रहा है, और करेक्ट लेबलिंग आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, और जो हमारे ये रेगुलेटरी इम्प्लांसेस है इनके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, आईपीवीपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जनरल रिक्वायरमेंट क्या रहती है पैकेजिंग मटेरियल की, तो जो पैकेजिंग मटेरियल है वो हमारा सेफ होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, केमिकली इनर्ट, यानी कि हमारा ड्रग के साथ रिएक्शन ना करे, कंपेटेबल होना चाहिए, फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, बैरियर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, और ड्रग के साथ रिएक्ट ना करे, और ये कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज ना करे। जैसे ये सब भी हमारे एक तरह से पैकेजिंग मटेरियल ही है, क्योंकि इनके अंदर हम ड्रग को डाल रहे थे, लेकिन एक्चुअल में पैकेजिंग क्या है ये है। मान लो कि जैसे ये हमारी ब्लिस्टर पैक है तो इसमें हमने टैबलेट को डाल दिया, ये स्ट्रिप पैक है, यानी कि सिंपल हमारी सिंगल में, देखो ब्लिस्टर क्या है इस तरह की, स्ट्रिप क्या है सिंगल में ही हमारा पूरा भरा है, ऐसे छुटा के गिरेंगे, और ये हमारा हो गया ग्लास के बाल से
इसमें हम ड्रग को पैक कर रहे हैं, ये सिरप बोतल हो गया या हमारे ये प्लास्टिक वाले ट्यूब हो गए। तो ये सब क्या हमारे पैकेजिंग है जिसके अंदर हम क्या करें, ड्रग को यहाँ पे भर रहे हैं। तो यही हमारे होते हैं और ये कैसे होने चाहिए ये मैंने आपको बता दिया, सेफ, नॉन टॉक्सिक, केमिकल इनर्ट, ये सब है। यानी कि जो हमारा ड्रग इनके अंदर भरा है वो हमारे पैकेजिंग के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्शन पैकेजिंग के साथ करेगा तो भाई इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देगा और खराब हो जाएगा, मतलब ड्रग खराब हो जाएगा। तो ये हमारा होता है हमारा स्पेशल कि ये जो हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये हमारा पर्पज हो गया, ये रिक्वायरमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल के बारे में कि पैकेजिंग मटेरियल हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं। तो ये टोटल हमारे 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला हमारा आता है प्राइमरी पैकेजिंग। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो हमारा ड्रग है उसके ऊपर जो डायरेक्टली हमारा लगा हुआ पैकेजिंग है वो हमारी प्राइमरी पैकेजिंग होती है। जैसे हमारी ग्लास बोतल हो गई या प्लास्टिक कंटेनर हो गया, जैसे ये आपको दिख रहा होगा। तो देखो इसके अंदर डायरेक्ट हमारा ड्रग है, तो ड्रग से ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, तो ये हमारी प्राइमरी पैकेजिंग है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में प्राइमरी पैकेजिंग है। देखो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में प्राइमरी है, डायरेक्ट है, तो ये हमारी प्राइमरी पैकेजिंग है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल है वो ड्रग के साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, और इसीलिए जो ये वाला हमारा मटेरियल है वो हमारा ये सब चीज़ों को फुलफिल करना चाहिए जो मैंने आपको बताई। क्वालिटी हो, पूरी स्टेबिलिटी हो, सेल्फ लाइफ हो, इंटरेक्शन ना हो, और रेगुलेटरी को वो करे, लेवलिंग अच्छे से होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, सेफ होना चाहिए, नेट होनी चाहिए। यानी कि ये सारी की सारी बातें हमारी प्राइमरी पैकेजिंग पर ज़्यादा फिट बैठनी चाहिए, क्योंकि ड्रग हमारा डायरेक्टली जो है इसी के साथ रिएक्ट करता है। तो ये हो गया प्राइमरी। अब सेकेंडरी क्या होता है, अब देखो अगर मान लो जो बड़ी बड़ी दुकान है वो जब खरीदती हैं तो वो केवल ये थोड़ी है कि एक पत्ता लेके आ रहे हैं। अब मान लो ये एक है, तो अब ऐसे ही क्या किया कि ऐसे ही 10 मतलब यहाँ पे 10 ऐसे मतलब पैक लगा दिया और 10 को क्या किया एक पैकेजिंग में डाल दिया। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग। यानी कि यहाँ पे क्या है कि हमारा इसका पूरा बॉक्स हो गया। जैसे ये देखो ये हमारा कार्टन बॉक्स है, तो यहाँ पे मान लो पैरासीटामोल का ये एक पत्ता, ये हमारा प्राइमरी हो गया। ऐसे 10 पत्ते हमारे जो है इसके अंदर भर गए, तो ये हमारा सेकेंडरी हो गया। देन मान लो कि हमने बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें भर दी, ये हमारा कॉर्गेटेड बॉक्स, ये सेकेंडरी पैकेजिंग है। ये मान लो एक बड़ा बॉक्स है, ये सेकेंडरी हो गया। ये लिविड है, ये सब हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग में आता है। यानी कि ये क्या होता है जो हमारा कवर करता है, यानी कि सिंपल बोल सकते हैं कि आउटर पैकेज होता है जो हमारी प्राइमरी पैकेजिंग होती है, उसके लिए एक और आउटर पैकेज होता है, और ये हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पीछे लिखी होती है, लेकिन जो हमारा बॉक्स है इसके ऊपर भी सब कुछ लिखा हुआ कौन क्या कैसे है। तो ये हमारा एक आउटर पैकेजिंग होता है प्राइमरी पैकेजिंग का, और ये हमको एडिशनल और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एडिशनल वाली। अब हमारी आती है टर्सरी पैकेजिंग। अब देखो ये क्या होती है, अब जैसे मान लो ये तो बॉक्स हमारे बन गए, लेकिन अब इनको भी लेके कैसे जाएंगे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कैसे भेजेंगी। तो ऐसे इनके भी मान लो जैसे ये इसके 10 पैक यहाँ पैक कर दिए, देन इनके भी 10, 20 या 100 पैक हमारे ऐसे बड़े बड़े बॉक्सेस में या बड़े बड़े कार्टन में पैक किए जाते हैं, और ये हमारा कहलाता है टर्सरी पैकेजिंग। यानी कि ये जो बल्क हैंडलिंग है या ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए हम यहाँ पे टर्सरी पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया सिंपल, यानी कि बल्क पैकेजिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ गुड। अब इसमें हमारे शिपिंग कार्टन आ गए, ये पैलेट्स आ गए हमारे, या ये श्रिंक रैप्स आ गए बड़े बड़े, तो ये हमारे यहाँ पे टर्सरी पैकेजिंग कहलाते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। अब देखो जो मैंने बोला कि क्वेश्चन हमारा इसके ऊपर आया था, तो ये बेसिक बातें हो गई और ये पैकेजिंग के बारे में हो गया, तो ये हमारा वो मेन फंडा है। अब देखो ये क्वेश्चन एक आध बार आता है, लेकिन सिलेबस में हमारा अच्छे से नहीं दिया, तो मैं बस यहाँ पे लिख दिया है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, अगर आपको कोई भी मतलब हो यहाँ पे आप पढ़ लेना, और नोट्स आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जितने भी नए वाले हैं आप वहाँ में इनरोल करके सारा कुछ चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि ये सब बस पढ़ लेना, क्या है अगर कभी आएगा तो लिख के आओ, जनरल बातें। वैसे फिजिकल हो गया तो प्रॉपर साइज शेप ये सब होना चाहिए, थिकनेस वगैरह होनी चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। देन केमिकल में भाई केमिकली इनर्ट होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए ड्रग के साथ में, बायोलॉजिकली, यानी कि यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। बस हमको मेन यहाँ पे बात करना है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल के बारे में। अब देखो सेकेंडरी के बारे में बात क्यों करनी है, देखो प्राइमरी के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, यानी कि ये जो हमारे थे ना ग्लास के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर, रबर्स के ऊपर, तो ये तो हमारे प्राइमरी तो थे क्योंकि इनके बारे में बात कर रहे थे। हमको सेकेंडरी में ये देखना होता है कि अब ये वाले जो हमारे जैसे कार्टन हो गए, ये बॉक्स वगैरह है, इनके ऊपर हमें चेक करना होता है। अब देखो जो हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल होता है, जैसे हमारे कार्टन हो गए, बॉक्स हो गए, लेवल्स हो गए, ये हमारे किसी भी ड्रग को या प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हैंडल करने में आसान होते हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है ये परफॉर्म किए जाते हैं इंश्योर करने के लिए कि जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल है सेकेंडरी वाला वो स्ट्रॉन्ग है, एक्यूरेट है और हमारे स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए सूटेबल है। तो इसमें पहला बार आता है स्ट्रेंथ, यानी कि मजबूती चेक करते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे ये वेदर द पैकेजिंग मटेरियल इज स्ट्रॉन्ग इनफ, यानी कि यहाँ ये चेक करते हैं कि जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल है ये स्ट्रॉन्ग इनफ है या नहीं है, और हमारे हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट को कर सकता है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल हमारा मान लीजिए बॉक्स वगैरह है, तो कंप्रेशन और वर्स्ट स्ट्रेंथ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे मशीन के द्वारा, और ये चेक करते हैं कि ये कितने वजन को सह रहा है, और ये एक हमारी लिमिट होती है कि कितने को सह सकता है। अगर वो सह रहा है तो ये हमारा पास हो जाएगा, नहीं सह रहा तो हमारा फेल हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे हमारा कार्टन बॉक्स कंप्रेशन टेस्ट हो गया, तो हम यहाँ पे कंप्रेस करके चेक करते हैं कि ये कितना वजन सह सकता है। सेकंड हमारा आता है प्रिंट और लेवल चेक है। अब क्या बोला गया कि यहाँ पे हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, देखो ये है, ये है, ये है, तो ये चेक करते हैं कि जो हमारी ये एक्स्ट्रा लेवल है क्या इस पर हमारा अच्छे से सब कुछ लगा हुआ है, यानी कि उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि हमारा बेस्ट नंबर, एक्सपायरी, अलाइन
इमेज क्लैरिटी सब कुछ है या नहीं है, वो हम यहाँ चेक करते हैं प्रिंट और लेवल चेक में। थर्ड हमारा आता है यहाँ पे कंपैटिबिलिटी चेक। यहाँ पे ये चेक करते हैं कि जैसे जो पैकेजिंग मटेरियल है कहीं ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट तो नहीं कर रहा, तो वैसे ये सेकेंडरी है तो हमारा अफेक्ट ना के बराबर करता है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो नो चेंज इन प्रोडक्ट आफ्टर स्टोरेज इन कार्टन, मान लो कार्टन के अंदर हमने प्रोडक्ट को रख दिया तो ऐसा ना हो कि स्टोर रखने के बाद ये हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी डैमेज होता है। और लास्ट हमारा आता है अपीयरेंस चेक, यानी कि ये देखते हैं कि जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल है उसके साइज को, शेप को और फिजिकल अपीयरेंस को चेक करते हैं, यानी कि यहाँ पे मेजरमेंट वगैरह लेते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं कैसा क्या है। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा कार्टन है उसके साइज और फिनिश को चेक करते हैं कि सब कुछ हमारे यहाँ ठीक से है या नहीं है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे सेकेंडरी पैकेजिंग। तो ये था हमारा कंप्लीट यहाँ पे पैकेजिंग के बारे में, और यहाँ पे हमने सेकेंडरी पैकेजिंग के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी देखे। यानी कि अब अगर देखा जाए तो हमने हमारा जो पहला पार्ट था, यानी कि जो पहला चैप्टर था क्वालिटी कंट्रोल वाला, वो हमने अच्छे से देख लिया। देखो क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पढ़ा, कंट्रोल टेस्ट पढ़ा जिसमें कंटेनर, यानी कि हमने तीनों के बारे में बात किया। हमने यहाँ पे ग्लास के बारे में जिसके ऊपर अलग टेस्ट आते हैं वो भी देखा, यहाँ पे हमने प्लास्टिक भी देखा, यहाँ पे हमने रबड़ भी देखा, और यहाँ पे जो हमारे सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल है उसके बारे में बात की, और हमने पैकेजिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन टैब्स के बारे में बात की। तो आपका एक डिटेल नोट हो गया, यानी कि जितना एग्जाम में पूछा जाता है उससे ज्यादा ही हमने आपको करा दिया है। तो अब हमारा यहाँ पे अगला पार्ट आता है GLP, यानी कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, देखेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि ये हमारा GLP होता क्या है। तो देखो अगर हम इसके नाम से समझे तो यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है हमारा, एक तो गुड है, ये तो भाई अच्छा हो गया, और प्रैक्टिस का मतलब होता है कुछ, मतलब जो हम करते हैं वो सारे काम हो गए, और L फॉर हमारा आता है लेबोरेटरी। तो ये जो हमारा लेबोरेटरी है ना, ये आखिर कहाँ से आया। तो जैसे हमने कंपनी वगैरह देखी होंगी, तो कंपनियों में पता है क्या होता है, एक लैब प्रेजेंट होती है, और इस लैब में क्या काम होता है, जैसे अभी मैंने आपको QC के बारे में बताया, जैसे क्वालिटी कंट्रोल हो गया, तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, हम अपने कंटेनर उन सबके ऊपर ना डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे। तो ये टेस्ट हम करते कहाँ पे, ये जो ऐसे टेस्ट है यही तो हमारे लैब्स के अंदर होते हैं ना। यानी कि देखा जाए तो लैब हमारी क्या होती है, लैब हमारी किसी भी कंपनी का वो पार्ट है जहां पे हमारी रिसर्च वगैरह की जाती है, यानी कि नई दवाई के ऊपर रिसर्च करते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं हमारे एनिमल्स के ऊपर, वो सब किए जाते हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी जो ड्रग है उसकी टेस्टिंग करनी है कि वो ड्रग सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो भी हम जो है इन्हीं लैब्स के अंदर करते हैं। यानी कि ये क्लियर हो रहा है कि ये जो हमारी लेबोरेटरीज है ना, ये एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपनी का। किसके लिए, वहां पे कोई नई चीज डेवलप करने के लिए, कोई प्रेजेंटेड जो हमारे प्रोडक्ट है उनकी टेस्टिंग करने के लिए हमारी लैब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब बारी आती है कि ये GLP, यानी कि GLP का मतलब क्या है, यानी कि जो हमारा बार बार टर्म आ रहा है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। तो देखो यहाँ पे जो गुड वर्ड है वो हमारा होता है अच्छे के लिए, और प्रैक्टिस वर्ड हमारा क्यों आता है कि जो हम यहाँ पे ये सब काम कर रहे हैं ना, इसको हम यहाँ प्रैक्टिस से डिनोट कर सकते हैं। तो GLP का सिंबल मतलब ये होता है कि जो भी काम XYZ, जो भी काम इस लेबोरेटरी के अंदर आप कर रहे हो, वो आपको एक रूल्स और लाइन, मतलब रूल्स और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, यानी कि इस तरह करना पड़ेगा कि वो परफेक्ट होगा। और वो कैसे होगा, तो आपको बताया कि अगर इंसान हो, यानी कि नॉर्मल हम लोगों को छोड़ दिया जाएगा तो हम अपने मन का करते हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पे क्या होता है कि कुछ हमारे गाइडलाइंस बनी होती हैं कि आपको इन गाइडलाइंस का, इन रूल्स का फॉलो करना है जब भी आप लेबोरेटरी के अंदर काम करोगे। तो जो हमारे रूल्स हैं, जो हमारी रेफरेंस बुक है, या जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जिनमें ये लिखा हुआ है कि आपको अगर लैब के अंदर में कोई भी काम करना है तो वो आपको इस प्रोसीजर को फॉलो करके करना पड़ेगा। तो वही जो हमारे रिटन में पूरे रूल्स एंड गाइडलाइंस है ना, उन्हीं को हम यहाँ पे GLP, यानी कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस बोल देते हैं। यानी कि अगर सिंपल वर्ड में क्या बोल सकते हैं कि GLP एक हमारा पूरा कंपनी का एक सिस्टम है, यानी कि इस तरह का एक पूरा सिस्टम है जो क्या करता है कि हमारे जो लैब्स हैं इनके अंदर जो भी काम कर रहे हैं वो काम कैसे करेंगे, उसके लिए प्रॉपर रूल्स और उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर को डिफाइन करता है कि इसके अंदर आपको ऐसे ऐसे जो है काम करना पड़ेगा। और ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो ये लैब है, मान लो इससे जो रिजल्ट आएगा ना वो एकदम बेस्ट आए। अब एग्जांपल समझते हैं, मान लो कोई भाई पुलिस केस वगैरह चल रहा है और वहाँ पे क्या हो गया कि भाई किसी का मर्डर वगैरह कुछ हुआ है, तो वहाँ पे कुछ एविडेंस है, मान लो यहाँ पे इसकी टेस्टिंग करनी है कि इसका DNA वगैरह सब चेक करना है, ठीक है, किसका है। तो मान लो ये आया जाँच करने के लिए हमारी इस लैब में, ठीक है। अब जब लैब में आ गया तो लैब में क्या इसकी टेस्टिंग करी जाएगी, लेकिन अब मान लो कि लैब क्या करती है, प्रॉपर तरीके से मतलब अपना काम नहीं करती है, कुछ झोल भाल कर देती है या कुछ अच्छे से नहीं करती है, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो हमारा खराब आएगा, और हो सकता है कि कोई बेगुनाह मतलब फंस जाए, और हो सकता है कोई गुनहगार बच जाए। तो ये हमारा हो सकता है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे लैब्स पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि लैब की जो रिपोर्ट होती है ना वो हमारी हर तरह मान्यता प्राप्त होती है। तो भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी लैब बेस्ट है कौन सी नहीं है, इसके लिए हमने बनाया यहाँ पे GLP। और GLP क्या करता है कि GLP हर एक लैब के अंदर फिट हो जाता है, और लैब अब क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और जब इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो हम क्या है, हम बेफिक्र होकर क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी सैंपल जो है इस लैब के अंदर भेज सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये लैब हमारी GLP के अकॉर्डिंग काम कर रही है। मतलब जो इस लैब के अंदर रिजल्ट हमारा आएगा वो एकदम परफेक्ट होगा, एक्यूरेट होगा, तो हम इसका जो है आगे किसी भी मतलब टेस्ट में या कहीं पर भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अब हम सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, जीएलपी द सिस्टम ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर। ये हमारा एक सिस्टम होता है जिसके अंदर रूल्स प्रोसीजर होते हैं जो हमारे इंश्योर करते हैं कि कोई भी जो हमारी लैब वगैरह है उसके अंदर जो स्टडी हो रही है, यानी कि जो भी ये सारी तैयारी वगैरह हो रही है, ये प्रॉपरली प्लान्ड है, यानी कि सब कुछ प्लान के अंतर्गत है, अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड है, यानी कि जो लगता है उसको हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और उसको रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, यानी कि सॉरी रिपोर्ट भी कर रहे हैं, जिससे जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे वो एकदम क्या रिलायबल है, यानी कि जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं। तो ये हमारा जो जीएलपी है ये हेल्प करता है हमें कि कोई भी जो हमारा लेबोरेटरी वर्क है उसका जो एक्यूरेसी है वो बनी रहे, उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, लगातार अच्छा काम, और डाटा इंटीग्रिटी, यानी कि डाटा हमारा सब कुछ रिकॉर्ड ये सब होता रहे। अब एग्जांपल मान लेते हैं, मान लो एक ड्रग है, सॉरी एक हमारी लैब है और उसके अंदर हमें ड्रग के सैंपल को भेजा गया टेस्ट करने के लिए। तो जीएलपी ये इंश्योर करेगा कि जो हमारे ड्रग है, मान लो उसकी जो टेस्टिंग हो रही है उसमें जो प्रोसीजर फॉलो होगा वो हमारा करेक्ट होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉपरली हमारा रिकॉर्ड किया जाएगा और जो डाटा हमारा आएगा वो एक्यूरेट होगा जिसको आगे लोग यूज कर सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रख के हमारे जीएलपी बनाया गया कि कोई भी चीज होगी वो इस तरह होगी। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव हमारे क्या होते हैं, तो वही है कि टू इंश्योर एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट, यानी कि जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो ट्रस्टवर्दी होगा और एक्यूरेट होगा। देन डाटा इंटीग्रिटी, यानी कि डाटा का कोई फेरबदल ये सब ना हो, इंटीग्रिटी बनी रहे। इसके अलावा ये हमारा क्या करेगा, एसओपीज को फॉलो करेगा, यानी कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं उनको फॉलो करके यहाँ पे सारा काम होगा। और इसके अलावा ये इंश्योर करेगा रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट के अप्रूवल है उन सबको फॉलो करेगा। एग्जाम्पल वही, जैसे मान लो ये हमारा जीएलपी किसी लैब का, तो इस लैब के अंदर में क्या है, इस जीएलपी के अंदर में सारा कुछ लिखा होगा कि हमारा क्या कैसे हो, और अगर कोई कंपनी इस जीएलपी को फॉलो कर रही है तो अगर कोई भी इस कंपनी मतलब इस वाले लैब में जीएलपी करवाएगा तो उसको ट्रस्ट रहेगा रिपोर्ट के ऊपर कि भाई अगर उन्होंने भेजा। जैसे आजकल क्या हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा एक लाल पैथ हो गया, टाटा 1mg हो गया, ये सब हो गया, तो ये ट्रस्टवर्दी बन गए हैं। तो अगर कोई क्या आंख बंद करके पूरा बॉडी का चेकअप इनसे करा लेता है और जो उनमें रिपोर्ट आती है उसको सही मानते हैं, क्योंकि वो जितने भी ये लैब है ना ये सारी की सारी हमारे जीएलपी को फॉलो करती हैं, यानी कि जहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये सब चीज़ें हमारी फॉलो की जाती हैं। अब ये जो हमारा जीएलपी है इसमें हमारे कुछ मेन प्रिंसिपल्स आते हैं। अब देखो, या इनको आप प्रिंसिपल बोल लो या प्रोविजन बोल लो, जो मर्जी है, क्योंकि हमें इनके बारे में बात करनी है जो हमारी पूछी जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में, बस शॉर्ट में हमें बात करनी है कि ये क्या क्या होते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल। अब देखो, कोई भी हमारी लैब वगैरह जैसे ये लैब है, तो अगर इसमें कोई काम कर रहा है तो क्या होगा, कोई हमारे पर्सनल होंगे ना जो इसमें जांच करेंगे, यानी कि जैसे ये पर्सनल है, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, तो ये हमारे पर्सनल है और ये क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं मिलकर, तो ये हमारे पर्सनल हो गए। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ये कंप्लीट ऑर्गेनाइज, मान लो इसके ऊपर एक पूरा कोई बॉस बैठा है और वो सबको ऑर्गेनाइज कर रहा है, आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, और मिलजुल के और रिपोर्ट अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संस्था। यानी कि ये पूरी जो लैब है वो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, संस्था हो जाएगी, और जिसके अंदर ये लोग काम कर रहे हैं ना, ये हमारे हो जाएंगे पर्सनल, यानी कि ये पर्सनल लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो क्या बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल है ये इंश्योर करता है कि जो भी हमारी लेबोरेटरी का वर्क है वो परफॉर्म किया जा रहा है ना, वो हमारे क्वालिफाइड एंड ट्रेंड स्टाफ के द्वारा किया जा रहा है और एक प्रॉपर सुपरविजन में किया जा रहा है, यानी कि ऊपर से कोई देखरेख है। अब इसके कुछ हमारे पॉइंट्स आते हैं जो लिख के आ जाओगे, जैसे जो लेबोरेटरी है शुड है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि लैब के अंदर हमारे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, कहाँ पे कौन काम कर रहा है, एक सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ होना चाहिए, यानी कि सब कुछ ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। देन यहाँ पे जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है किसी भी पर्सन को, वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए कि आपको ये काम करना है और इस टाइम से पहले करना है, तो करना है हर हाल में, ये नहीं कि आपने छोड़ दिया, भूल गए, अगर कुछ और है तो आप किसी को बता के जाओ, पर वो काम आपको अच्छे से करना पड़ेगा। देन पर्सनल शुड बी क्वालिफाइड एंड ट्रेंड, यानी कि जो भी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए और ट्रेंड होने चाहिए। देन रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड, और टाइम टू टाइम क्या करना है कि जितने भी पर्सनल है उनकी ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे कराते रहना चाहिए। देन पर्सनल मस्ट फॉलो एसओपी एंड सेफ्टी रूल, और जितने भी हमारे पर्सनल है उसको यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो अप करना है जब भी वो किसी भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, टेस्ट करेंगे, और सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा गुड हाइजीन एंड डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन, और जो भी हमारा मतलब हाइजीन वगैरह है वो अच्छा मेंटेन करना है आपको, और एकदम डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग काम करना है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये पूरी लैब है ना, जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन बताया था, तो इसमें आपका एक क्यूए यूनिट होनी चाहिए, यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस वाली यूनिट, मान लो यहाँ कहीं भी होगी तो वो मॉनिटर करती रहेगी सारे के सारे काम को कि यहाँ जो भी काम हो रहा है, जो भी पर्सन काम कर रहा है वो सब सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, और केवल जो ऑथराइज पर्सनल होगा ना वही किसी को परफॉर्म करेगा स्पेसिफिक टाइप को। जैसे मान लो इस बंदे को ये वाला काम दिया तो वो यही करेगा, इसको ये दिया तो ये दिया, ये नहीं कि भाई ला मैं तेरा कर दूं तो मेरा कर दे, जिसको जो काम दिया जा रहा है, क्योंकि उसको उसकी काबिलियत के अकॉर्डिंग, उसको उसकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग वो काम दिया जाता है। तो अगर जिसको जो काम दिया जा रहा है वो वही काम करे तो वो परफेक्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल के बारे में। देखो आता है तो इतना बहुत है, आप इतना सब लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है इसी के अंदर में
फैसिलिटीज। अब देखो फैसिलिटीज क्या होती हैं, फैसिलिटीज शुड बी प्रॉपर्ली डिजाइन एंड मेंटेन टू इंश्योर सेफ एंड एक्यूरेट लेबोरेटरी वर्क। अब जैसे ही हमारे लैब का सारा काम है तो यहाँ पे फैसिलिटीज होनी चाहिए। अब जैसे मान लो हम चाहते हैं कि सब एक्यूरेट हो और आपने क्या किया, यहाँ पे ग्लव्स प्रोवाइड नहीं किए, तो बिना ग्लव्स के भाई वहाँ पे कॉन्टामिनेशन हो सकती है। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या दिक्कत है कि ये सब लोगों ने क्या किया है, अपने सर पे वो नहीं लगाया है, लेकिन जैसे इसको तो लगाना चाहिए, इनको लगाना चाहिए, क्योंकि जो बाल वगैरह है वो टूट के हमारे यहाँ पे लग सकते हैं। तो ये क्या है कि प्रॉपर फैसिलिटीज अगर इनको नहीं दी जा रही है तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। तो क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे जो लेबोरेटरी है शुड हैव एडिक्वेट स्पेस एंड प्रॉपर लेआउट, यानी कि देखो जैसे यहाँ पे जगह है ना, पूरी जगह हमारी अच्छी खासी होनी चाहिए और प्रॉपर लेआउट होना चाहिए। देन सेपरेट एरिया फॉर सैंपल स्टोरेज, टेस्टिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कि जो भी हमारा रखा है सबके लिए प्रॉपर स्टोरेज। जैसे देखो ये हमारा पूरा रिकॉर्डिंग का है, ये हमारा यहाँ पे टेस्टिंग का है, ये इनका अलग काउंटर है, ये इनका अलग काउंटर है, इनका अलग है, ये अलग है, यानी कि ये लेमिनार एयर फ्लो है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रॉपर यानी कि सेपरेट एरिया होना चाहिए हमारा हर एक काम के लिए, यानी कि सैंपल स्टोरेज के लिए अलग, टेस्टिंग के लिए अलग, इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग। उसके अलावा प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल, यानी कि पूरी लैब का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकें। देन क्लीन एंड हाइजीनिक, देखो कितना ज़्यादा साफ सुथरा लगा, नीचे से शाइनिंग आ रही है, तो ये बहुत जरूरी है कि सब कुछ आपका साफ होना चाहिए। अभी तो ये पानी जैसा लग रहा है वीडियो में, पर ये पूरा साफ साफ हमारा होना चाहिए, फर्श ही है। देन यहाँ पे मीजर शुड बी टेकन टू अवॉइड कॉन्टामिनेशन, और आपको टाइम टू टाइम हर एक चीज़ को मीजर एक तक करना है कि आपका कोई भी कॉन्टामिनेशन जो है इसके अंदर ना हो पाए। देन हमारा यहाँ पे आता है इक्विपमेंट। अब देखो इक्विपमेंट जो भी हमारे हैं वो सूटेबल एंड प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए एक्यूरेट रिजल्ट के लिए, क्योंकि अगर जैसे इक्विपमेंट है, मान लो ये हमारी कोई डिवाइस हो गई या ये है, अगर इनमें कोई गड़बड़ी होगी, मान लो ये है, इनमें कोई गड़बड़ होगी तो रिजल्ट हमारा गड़बड़ हो सकता है। तो हमारे जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली हमारे मेंटेन होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि इक्विपमेंट मस्ट भी प्रॉपरली इंस्टॉल अच्छे से हो और यूज़ के लिए सूटेबल हो। देन यहाँ पे रेगुलर उनका कैलिब्रेशन करते रहो, ये हमने यूनिट 5 में पढ़ा था या 4 में पढ़ा था। कैलिब्रेशन का मतलब चेक करते रहो कि वो इक्विपमेंट अपना सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको मेंटेनेंस करते रहो। देन इक्विपमेंट शुड बी क्लीन बिफोर एंड आफ्टर यूज, इक्विपमेंट को साफ करो जैसे आप पहले यूज करो उससे पहले और यूज करने के बाद में। देन आपको प्रॉपर लेबलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन यूज करना चाहिए। देन आपको जो यूज आप करें उसका रिकॉर्ड कितना किया, कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड, मेंटेनेंस का रिकॉर्ड, आपको प्रॉपर जो है हर एक चीज का रिकॉर्ड बना के रखना पड़ेगा। देन हमारा यहाँ पे आता है टेस्टिंग फैसिलिटीज ऑपरेशन। अब देखो ये वैसे तो हमारा यही है, यानी कि ये जो हमारी फैसिलिटी थी वही थी, बट यहाँ पे थोड़ा ये हो जाता है कि जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं, यानी कि जो प्रोसीजर हम फॉलो करने वाले हैं उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं वो हमारी इस कैटेगरी में आती हैं। जैसे जो भी आप काम करोगे वो आप SOP के अकॉर्डिंग करोगे, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। ये आपका था यूनिट 4 या 5 में, मैंने आपको करा दिया अच्छे से। देन प्रॉपर प्लानिंग ऑफ टेस्टिंग शुड बी फॉलो, यानी कि जो भी आप टेस्ट करने वाले हैं उसके लिए जो प्रॉपर प्लानिंग है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। देन क्रॉस कॉन्टामिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर से उधर मिल गया, ये सब नहीं होना चाहिए। देन ऑल एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं उन सबका रिकॉर्ड आपको बराबर रखना पड़ेगा। तो ये हो गया कि जो टेस्टिंग की फैसिलिटीज हैं उनके ऑपरेशन के लिए हो गया। देन आपका आता है टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल। इसका मतलब क्या है, अब जैसे आप कोई भी टेस्ट वगैरह करने वाले हो तो आपका एक होता है सैंपल, यानी कि जिसका आपको टेस्टिंग करनी है। तो यहाँ पे क्या है कि दिस इंश्योर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ सैंपल, यानी कि जिसकी आप टेस्टिंग यहाँ पे करने वाले हो तो ये आपका सैंपल हो गया। अब सैंपल जो आपका शुड बी प्रॉपरली लेवल, यानी कि सैंपल के ऊपर प्रॉपर लेवल लिखा होना चाहिए। देन बैच नंबर एंड डिटेल शुड बी मेंशन, आपका जो बैच नंबर है, डिटेल है, वो आपका मेंशन होना चाहिए जो आपका सैंपल है। देन इसके बाद प्रॉपर हैंडलिंग करनी है कि कॉन्टामिनेशन अवॉइड ना हो, और जो आपका सैंपल है वो प्रॉपर मेंटेन, उसका रिकॉर्ड आपको प्रॉपर मेंटेन करना है। अब जो कंट्रोल है वो एक्चुअल में हमारा वो स्टैंडर्ड डाटा होता है जिसका मतलब जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग रिजल्ट को लेके आने के लिए। अब जैसे यहाँ पे क्या, अब ये ना जो कंट्रोल वाला होता है सेपरेट वाला, ये हमारा ऑलरेडी फिट होता है, यानी कि जो मशीन्स वगैरह होती हैं ऑलरेडी फिट होता है, बस उसका इस्तेमाल करके जो हमारी मशीन्स है वो डायरेक्टली जो है रिजल्ट को लेके आ जाती हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा टेस्ट एंड कंट्रोल के बारे में। तो अब अगर देखा जाए तो हमने अपने GLP यानी कि एक गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस का एक बेसिक आइडिया समझ लिया, क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या काम करता है और क्या एक्चुअल में, यानी कि हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी। और जिसके मेन प्रिंसिपल है कि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या गाइडलाइंस, क्या क्या फॉलोअप, ये सब बातें भी मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से बता दी हैं। तो हम एक बार अगर इसका रिवीजन कर ले तो ये हमको पता है कि GLP क्या होता है। सिंपल हमारा एक मान लो कि रूल्स एंड रेगुलेशन या गाइडलाइंस है, एक किताब है जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि एक जो हमारी लैब होती है इसके अंदर कैसा काम, क्या क्या, उसको सब को, यानी कि जो भी हमारे लैब के अंदर होना है वो सारा का सारा हमारा इसके अंदर जो है लिखा हुआ है, कैसे करना है, क्या करना है। एग्जाम्पल मान लो कि अगर एक ड्रग को सैंपल मतलब ड्रग को टेस्ट करना है कि ड्रग के बारे में, तो उसके लिए हमें करेक्ट प्रोसीजर फॉलो करना होगा। कौन सा करेंगे, GLP में है। उसके बाद रिजल्ट हमारा प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है, GLP लिखा हुआ है। देन जो डाटा है वो हमारा करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। अब इसके जो मेन प्रिंसिपल थे, जैसे पहला हमारा था, यानी कि संस्था हमारी सब सही होनी चाहिए और पर्सनल वाले काम अच्छे करें। देन ये फैसिलिटीज था, देन हमारे इक्विपमेंट थे, देन हमारे टेस्टिंग ऑपरेशन वगैरह कैसे क्या करेंगे, टेस्ट आर्टिकल हो गया, प्रोटोकॉल वगैरह, तो ये सब हमने यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया। अब हमारा आता है इस पूरे यानी कि GLP वाले पार्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इलस्ट्रेट द प्रोटोकॉल फॉर द कंडक्ट ऑफ अ नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडी। यानी कि अब यहाँ पे क्या करना है कि मान लो हमें इस लेबोरेटरी, यानी कि ये हमारा जो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस GLP था, इस लैब के अंदर हमें क्या करना है, हमें कोई भी मतलब नॉन क्लिनिकल वाले
ट्रायल्स करने हैं। अब अगर जिनको नहीं पता क्लियर कर दूं कि जो नॉन क्लिनिकल वाले ट्रायल्स होते हैं इनका मतलब क्या होता है, जब हम नया ड्रग बनाते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि हमें बहुत सारे टेस्ट करने होते हैं, जैसे हमारा जो एंड में जाते हैं वो हमारे ह्यूमन ट्रायल जाते हैं। तो ह्यूमन ट्रायल यानी कि ह्यूमंस के ऊपर हम डायरेक्टली किसी भी नए ड्रग को ट्राई करने से पहले क्या करते हैं, उसको एनिमल्स के ऊपर ट्राई करते हैं। तो वही जो हमारी स्टडी होती है जहाँ पे हम ड्रग्स को क्या करते हैं, एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते हैं, यानी कि एनिमल्स के ऊपर ट्रायल करते हैं, वही हमारे यहाँ पे क्या कहलाता है, नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स कहलाता है। यानी कि अभी हमारा वो नॉन क्लिनिकल में नहीं पहुंचा है, यानी कि हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स में नहीं पहुंचा है, वो नॉन क्लिनिकल है, यानी कि अभी हमारा एनिमल्स के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, जिससे अगर कोई भी गड़बड़ होगी उस वाले ड्रग में तो एनिमल मतलब जाएंगे, आपको पता है भी खुददारी इंसान की, लेकिन इंसान को कोई नुकसान नहीं होगा। तो उसके लिए भी हमें ऐसा नहीं कि आप बोल दिया तो कुछ भी करोगे, उसके लिए हमारा एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बना होता है। अब प्रोटोकॉल मतलब मान सकते हो कि एक रूल पूरा बना होता है, हमारी इस तरह की मान लो किताब वगैरह है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ, मान लो ये एक प्रोटोकॉल है ये वाला, तो इसमें सब कुछ हमारा लिखा हुआ है कि कैसे क्या आपको फॉलोअप करना है और इन सब स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम यहाँ पे अपनी नॉन क्लिनिकल वाली स्टडी करेंगे या नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडी करेंगे, उस टाइम हमें कौन कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। और ये आपको बताया कि सारी स्टडी हम कहाँ करते हैं, एक लैब के अंदर करते हैं। और देखो लैब के अंदर ही इस तरह हम इनको पूरा बनाते हैं, तो लैब के अंदर ही स्टडी करते हैं। तो जब लैब के अंदर स्टडी करते हैं तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाता है हमारे जीएलपी वाले पार्ट से, यानी कि गुड लेबोरेटरी वाले प्रैक्टिस वाले पार्ट से, इसीलिए जीएलपी वाले पार्ट में आ रहा है। तो बस हमको ये देखना है कि ये हम यहाँ पे कनेक्ट करके जो इनकी स्टडी कर रहे हैं ना, ये हम कैसे करेंगे और कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन यानी कि कौन कौन सा प्रोटोकॉल हम यहाँ पे पूरा फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हमारी नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडी होती क्या है, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है अगर हम इसके प्रोटोकॉल के बारे में बात करें उससे पहले। तो सिंपल हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये हमारी एक स्टडी है जो कंडक्ट की जाती है लेबोरेटरी के अंदर में, किसके ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, या बोल सकते हैं इन विट्रो सिस्टम, ये इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये हमारी वो स्टडी है जो स्टडी की जाती है बिफोर टेस्टिंग ऑन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई करते हैं, या हम बोल सकते हैं क्लिनिकल या ह्यूमन ट्राई जो करते हैं उससे पहले हम इस स्टडी को करते हैं, और ये स्टडी हम जीएलपी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करते हैं। अब ये हमारी कंडक्ट की जाती है लेबोरेटरी के अंदर, इसके अलावा ये एनिमल्स और सेल्स के ऊपर की जाती है, और इसमें ह्यूमन सब्जेक्ट हमारे इंक्लूड नहीं होते हैं। अब ये क्यों की जाती है, जिससे ये जो हम नया ड्रग बनाने वाले हैं वो हमारा सेफ हो, कोई टॉक्सिसिटी कॉज ना करे, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जब जाए नुकसान ना करे, और फार्माकोलॉजिकल एक्शन अपना प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सब की स्टडी हम यहाँ पे करते हैं नॉन क्लिनिकल के अंदर में। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये डिटरमाइन करता है ड्रग की सेफ्टी को, कि जो हम ड्रग यहाँ बनाने वाले वो सेफ है, देन कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं है, उसको पहचानते हैं। देन यहाँ पे ये भी चेक करते हैं कि मान लो हम यहाँ पे डोज कितना देंगे कि हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी कि एक्चुअल में डोज रिस्पॉन्स का रिश्ते पता लगाते हैं कि हम डोज बढ़ा दें तो कितना रिस्पॉन्स बढ़ रहा है। देन ये हमारी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को भी इवेल्युएट करता है। इसके अलावा ये फाइंड आउट करता है कि जो हमारे ह्यूमंस हैं उनके ऊपर कितनी डोज सेफ रहेगी, यानी कि 500 mg, 100 mg या 50 mg। यही रीजन है कि आपने देखा होगा ऐसा नहीं कि हर ड्रग हमारा 500 mg दिया जाता है, कोई 500 mg दिया जाता है तो कोई सिर्फ 25 mg या कोई सिर्फ 10 mg भी दिया जाता है। तो कितना ड्रग हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए सफिशिएंट है वो भी हम इन्हीं ट्रायल्स के अंदर में पता लगाते हैं। देन ये सपोर्ट करता है रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी कि जब भी हम पूरी स्टडी कर लेते हैं ना ये मतलब ये वाली नॉन क्लिनिकल वाली, देन इसी का जो पूरा रिजल्ट है उसको हम फॉलोअप करके जो है आगे अप्रूवल लेते हैं कि अब हम जो स्टडी है वो अपने ह्यूमंस के ऊपर भी कर सकते हैं, और बाद में ह्यूमंस के ऊपर करते हैं। पहले ये जो स्टडी है वो हमारी एनिमल्स के ऊपर की जाती है, ठीक है। तो यही पूरा का पूरा हमारा नॉन क्लिनिकल वाला कहलाता है। अब ये हमारी दो टाइप की हो सकती है, पहले हमारी इन विट्रो है, इसका मतलब पता है क्या होता है, जैसे हमारे एनिमल्स के ऊपर भी ना करके हम क्या करते हैं कि एनिमल सेल कल्चर बना लेते हैं, यानी कि मान लो ये हमारा एनिमल है तो इसका थोड़ा टुकड़ा लेके हमने अपनी लेबोरेटरी के अंदर में उसको पूरा डेवलप कर लिया, तो यहाँ पे हमारा एनिमल के सेल हमको मिल जाते हैं, और इसको हम बोलेंगे इन विट्रो, यानी कि क्या है कि सेल जो असली वाला एनिमल है उसके बाहर ये हम पूरी स्टडी कर रहे हैं, इसको इन विट्रो बोलते हैं। तो इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द लिविंग बॉडी, यानी कि लिविंग बॉडी के बाहर हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे टेस्ट ट्यूब हो गया, पैटी प्लेट्स हो गया, या सेल कल्चर हो गया, जो मैंने बोला, इन सब के अंदर हम अपने टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। अब इसका जो मेन पर्पज है हमारा वो ये होता है यहाँ पे कि जो हमें बेसिक ड्रग एक्शन है कि ड्रग अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उस चीज को हम यहाँ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इट इज यूज्ड टू चेक ड्रग इंटरेक्शन विद सेल एंड एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि जो हमारा ड्रग है वो सेल के साथ एंजाइम एक्टिविटी क्या फर्क डाला है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे क्या एग्जाम्पल है, सेल कल्चर स्टडी हो गया या एंजाइम रिएक्शन स्टडी हो गया। अब इसके नुकसान क्या, देखो फायदा तो ये हो गया कि ऐसे कर सकते हैं, नुकसान ही वैसा क्या नुकसान है, कैन नॉट शो फुल बॉडी रिस्पॉन्स। अब इससे हमें पूरी बॉडी का रिस्पॉन्स नहीं पता चलता, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेल है, पूरी बॉडी तो है नहीं जिंदा वाली। देन लेस एक्यूरेट कंपेयर टू इन विवो, और इसकी जो रिजल्ट हमें आता है वो लेस एक्यूरेट आता है। सेकंड हमारा आता है इन विवो स्टडी। अब इसमें क्या करते हैं कि जो हम स्टडी करेंगे अपने ड्रग की वो हम करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में, और यहाँ पे जैसे हमारे रैट हो गए, माइस हो गए, रैबिट्स हो गए, इनके ऊपर हम टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। अब इसका जो मेन पर्पज है वो ये होता है कि हमें कंप्लीट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स पता चलता है कि अगर ये एक बॉडी के अंदर जाएगा, लिविंग बॉडी के अंदर जाएगा तो कैसा पूरा पूरा रिस्पॉन्स
देता है। इट इज यूज टू इवेल्युएट ड्रग एब्जॉर्प्शन, इससे हम जो है ड्रग की एब्जॉर्प्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, मेटाबॉलिज्म का और एक्सक्रीशन का पता लगा सकते हैं। लिमिटेशन यही होता है कि एक तो एक्सपेंसिव होता है, फिर एथिकल कंसर्न है। एथिकल का मतलब क्या है यहाँ पे कि थोड़ा मतलब एक तरह से मानते हो कि आपको बार बार लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से अप्रूवल कि हम ये एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करने वाले हैं और कुछ गड़बड़ ना हो। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ये हो गया हमारा कुछ बेसिक बात है। अब हम फाइनली बात करते हैं प्रोटोकॉल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडी, यानी कि अब कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनका हमें ध्यान देना है। तो अगर प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो मैंने आपको क्या बोला, एक हमारा पूरा रिटन प्लान होता है कि आप इसको कैसे आगे एग्जीक्यूट करने वाले हो, यानी कि कैसे आगे काम करने वाले हो। तो एक हमारा रिटन प्लान होता है जो एक्सप्लेन करता है कि जो हमारी नॉन क्लिनिकल वाली स्टडी है ना, उसको कैसे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे अंडर GLP कंडीशन, यानी कि ये जो हमारी लैब है इसके अंदर हम कैसे जो है इस पूरे मतलब फॉलोअप करेंगे अपनी नॉन क्लिनिकल वाली स्टडी को, और स्टेप बाय स्टेप हर एक काम यहाँ लिखा होता है। ठीक है, अब ये इंश्योर करता है कि जो हमारी स्टडी हो रही है वो ऑर्गेनाइज तरीके से हो, कंट्रोल मैनर में हो और हमको एक रिलायबल रिजल्ट बने, यानी कि एथिकल रिजल्ट बने, सब कुछ ठीक मिले। देन ये हमारे यानी कि क्या बोल सकते हैं, इट एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर द एंटायर स्टडी। ये हमारे एक तरह से गाइडलाइंस की तरह होता है कि हमारी पूरी जो भी स्टडी हो रही है उसकी ये गाइडलाइंस है पूरे कंप्लीट स्टडी की, और इनको क्या है मस्ट बी अप्रूव बिफोर स्टार्टिंग द स्टडी, और स्टडी करने से पहले हमें ये गाइडलाइंस को पूरा अप्रूव करा के और देन हमें इसी के अकॉर्डिंग जो है काम करना होता है। अब कौन कौन से स्टेप है वो एक बार हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है टाइटल एंड आइडेंटिफिकेशन। अब मान लो कोई हमारा एनिमल है और इसके ऊपर हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं, तो कौन सी कर रहे हैं उसका पहले यहाँ पे पूरा लिखा होगा टाइटल, यानी कि ये हमको एक बेसिक आइडेंटिटी देता है कि आप कौन सी स्टडी करने वाले हो। जैसे मान लो ड्रग है और आप ये देखना चाहते हो कि ड्रग का इफेक्ट कितना मिलेगा, या मान लो ड्रग की एब्जॉर्प्शन कितनी होगी, तो यहाँ पे क्या एक टाइटल आपने डाल दिया कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्रग की एब्जॉर्प्शन को देखने वाले हैं। तो वही यहाँ पे टाइटल एंड आइडेंटिफिकेशन, यानी कि बेसिक आइडेंटिटी होती है हमारी स्टडी की कि हम ये स्टडी कर रहे हैं तो किस पर्पज के लिए कर रहे हैं। तो इसमें हमें स्टडी का नाम, नंबर और डेट, ये सब चीज़ें इसमें लिखी होती है। जैसे स्टडी का टाइटल हो गया, स्टडी नंबर हो गया, डेट ऑफ इनिशिएशन हो गया। देन आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। अब जो हम स्टडी करने वाले हैं उसका मेन पर्पज क्या है, यानी कि ये एक्सप्लेन करता है पर्पज ऑफ द स्टडी इन सिंपल टर्म, यानी कि क्या उद्देश्य है हमारे ये स्टडी करने का। जैसे मान लो हमें एक्सपेरिमेंट करना है ये पता लगाने के लिए कि कोई भी जो हमारा ड्रग है उसकी टॉक्सिसिटी कितनी है, जब फार्माकोलॉजिकल एक्शन कितना दे रहा है, कितने टाइम पे दे रहा है। तो ये हो गया कि इट टेल व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, कि हमें एक्सपेरिमेंट के बाद क्या चाहिए। जैसे पर्पज ऑफ स्टडी हो गया या टाइप ऑफ स्टडी हो गया, यानी कि टॉक्सिसिटी करनी है या फार्माकोलॉजिकल एक्शन करना है, ये इसमें हो गया। ये मेन हमारा टाइटल हो गया और इसमें वही है कि उद्देश्य किस वजह से आप स्टडी को करने वाले हो। देन थर्ड आता है टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमें कोई भी टेस्ट करना है तो हमें एक उसके लिए टेस्ट चाहिए, यानी कि सैंपल हमारे ये हो गया, एनिमल वगैरह हो गया, और एक हमारा होता है कंट्रोल सब्सटेंस, यानी कि हमारा होता है रेफरेंस, यानी कि जिसके देख के। अब जैसे वही है ना कि मान लो मैं बोलूँ कि मेरे मतलब मान लो मैं बोलूँ मेरे 50 नंबर आए, ठीक है। अब कितने में से आए, अगर मैं बोलूँ मेरे एक रेफरेंस लेके 50 में से 50 आए तो भाई बहुत बढ़िया, लेकिन मैं बोलूँ 100 में से 50 आए तो भाई हाफ ही है। तो यहाँ पे क्या एक रेफरेंस की जरूरत होती है जिससे हम उस जो टेस्ट वाला डाटा है उसको यहाँ पे समझ सकें। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल सब्सटेंस लेते हैं जो हमारे टेस्ट वाले को एक्यूरेट करेगा। तो इट डिस्क्राइब दी सब्सटेंस यूज इन द स्टडी, यानी कि जो हम सब्सटेंस को स्टडी में इस्तेमाल करने वाले हैं उनके बारे में हम यहाँ टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल में देखते हैं। अब ये इंश्योर करता है कि जो भी हम सब्सटेंस ले रहे हैं उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो और प्रॉपर टेस्टेबिलिटी हो। जैसे हमारा टेस्ट ड्रग डिटेल हो गया या कंट्रोल सब्सटेंस हो गया, तो इसमें हम बेस्ट नंबर कंपोजिशन सारा कुछ हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। देन हमारे यहाँ पे आता है स्टडी डायरेक्टर एंड पर्सनल। अब क्या मतलब है कि ये डिफाइन करता है कि जो भी हम पूरी स्टडी कर रहे हैं इसके लिए कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल है, और मतलब ये इंश्योर करता है कि अकाउंटेबिलिटी एंड प्रॉपर सुपरविजन, यानी कि जो भी स्टडी करेगा तो कौन कर रहा है, कौन देख रहा है और कौन एंड में जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पे जो स्टडी डायरेक्टर नेम है वो आएगा, स्टाफ का क्या क्या रोल है वो आएगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिम्मेदारी, वो सारी चीज़ यहाँ आ जाती है। देन आता है स्टडी डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी। अब ये हमारा मेन कोर पार्ट होगा, यानी कि प्रोटोकॉल जो पूरा है ना उसका ये मेन कोर पार्ट होता है, और ये एक्सप्लेन करता है कि हाउ द स्टडी विल बी कंडक्टेड, यानी कि जो पूरी स्टडी हम कर रहे हैं वो कैसे मेनली की जाएगी, यानी कि यहाँ पे प्रोसीजर होता है। अब जैसे मैंने क्या बोला, ये तो हमारी कुछ बेसिक बातें हो गई कि जैसे जो हम स्टडी करने वाले उसका टाइटल नेम हो गया, क्या उद्देश्य है वो हो गया, फिर कौन कौन से सब्सटेंस हम इस्तेमाल करने वाले हैं, टेस्ट वाला कंट्रोल वाला वो हमने देख लिया, फिर यहाँ पे कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा, कौन कर रहा है, कौन स्टाफ है, वो सबके नाम हो गए। और देन यहाँ पे आएगा कि अब हम कैसे करेंगे, यानी कि कौन कौन ये हो गया। अब यहाँ पे आता है कि कैसे करेंगे, यानी कि पूरा प्रोसीजर है कि क्या क्या करेंगे, पूरा फॉलोअप हमारा जो है इसके अंदर लिखा होता है। यानी कि एक्सपेरिमेंट का मेथड हो गया, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी हो गया, कितने टाइम के लिए करोगे, जैसे 1 घंटा 2 घंटा, देन रूट ऑफ एडमिशन, किस रूट से आप उसको ड्रग देके क्या पूरा स्टडी करने वाले, ये कंप्लीट हमारे इसमें आ जाती है। देन आता है टेस्ट सिस्टम, यानी कि ये डिस्क्राइब करता है कि बायोलॉजिकल सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में, जैसे मान लो एनिमल या सेल करने वाले हैं या स्पीसीज एज वेट, सब कुछ हमारा जो है इस टेस्ट सिस्टम के आएगा कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल हमारी यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पे ये भी हो गया। देन हमारा आता है डोज एंड सैम्पलिंग प्लान, यानी कि अब यहाँ पे क्या है कि हम कितना डोज यहाँ पे देने वाले हैं और कौन सा
सैंपल हम कलेक्ट करेंगे बाद में, ये सारी बातें यहाँ आएंगी, जैसे डोज का लेवल हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, या सैंपल कलेक्शन इसका स्केड्यूल हो गया। देन हमारे यहाँ 8th आता है डाटा रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस। अब क्या होगा कि जब हम यहाँ पे मतलब टेस्ट वगैरह पूरा कर देंगे, टेस्ट कर दिया, ये डोज सैंपल ले रहे हैं, तो जो हमारा डाटा ऑब्जर्व हो रहा है ना उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते जाएंगे और एनालाइज करते जाएंगे। तो ये हमको रिलायबल कंक्लूजन हमें देने में हेल्प करेगा कि जो हमारा डाटा उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और स्टैटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे इस तरह की कि किसका क्या कितना आ रहा है, बोलते हैं ना कि ये ग्राफ ऐसा है वैसा है, ये चीज़ है। और एंड में आता है क्वालिटी एश्योरेंस एंड फाइनल रिपोर्ट, यानी कि यहाँ पे क्या कि ये इंश्योर करता है कि जो हमारी स्टडी की जा रही है वो हमारी जीएलपी को फॉलो कर रही है और जो रिजल्ट हमारा आ रहा है उसको हम प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट यानी कि लिखते जा रहे हैं। तो इससे हमें क्या होगा, ये कंफर्म करता है रिलायबिलिटी ऑफ स्टडी, यानी कि जो स्टडी की है वो हमारी सही है, एक्यूरेट है। तो यहाँ पे हम क्यूए मॉनिटरिंग, यानी कि जो हमारा क्यूए डिपार्टमेंट था, मैंने आपको उस टाइम बताया था, वो पूरा ये मॉनिटर करता रहेगा और फाइनल रिपोर्ट की यहाँ प्रिपरेशन होती रहेगी। तो यहाँ ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रोटोकॉल है वो इंश्योर करता है कि जो स्टडी हम यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं वो हमारी सिस्टमेटिक तरीके से हो रही है, कंट्रोल वे में हो रही है और रिप्रोडक्टिव मैनर में हो रही है, यानी कि अच्छे से यहाँ सारा कुछ हो रहा है। तो अब एक बार अगर मैं रिवाइज करूँ तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि ये पूरा जीएलपी है और हमको अगर करनी है नॉन क्लिनिकल स्टडी, यानी कि हमें क्या है इनके ऊपर स्टडी करनी है, जो एनिमल वगैरह होते हैं या मान लो सेल वगैरह इनके ऊपर करनी है। तो इसके लिए हमें प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है और उसी को हम यहाँ प्रोटोकॉल बोल देते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, जो भी आप करने वाले उसका प्रॉपर टाइटल एंड आइडेंटिफिकेशन की क्या कैसे आप करने वाले हो, तो एक एक नंबर यहाँ होगा। देन ऑब्जेक्टिव क्या उसका उद्देश्य होता है, ये पूरा हो गया। उसके बाद आप जिनसे करोगे, यानी कि जो आपके टेस्ट सब्सटेंस हो गए, जो आपके कंट्रोल सब्सटेंस हो गए, इन सब का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे और उसकी पूरी डिटेल हो गई। देन यहाँ पे होता है कि कौन पर्सन यहाँ पे करने वाला है और कौन सुपरवाइजर है, कौन डायरेक्टर है, वो सारी डिटेल यहाँ हो जाएंगी। और देन आता है कि कौन कौन से मेथड का आप इस्तेमाल करोगे, ये यहाँ पे हो गया। देन टेस्ट सिस्टम आता है कि जो आपका ये है, यानी कि जो बोलते हैं ना कि ये हमारा टेस्ट सब्जेक्ट है, यानी कि हम इसके ऊपर टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे वो बायोलॉजिकल सब्सटेंस आएगा, यानी कि या तो आप एनिमल का इस्तेमाल करोगे या आप यहाँ पे इन विट्रो सेल्स का इस्तेमाल करोगे। तो जिसका भी करोगे वो आपका यहाँ आ जाएगा और उसकी कंप्लीट डिटेल, कौन सा स्पीसीज है, उसकी एज क्या है, सेक्स क्या है, वेट का नंबर क्या है, ये सारी चीज़ यहाँ आ जाएगी। देन कितना डोज दोगे, कितना एडमिनिस्टर करोगे, कहाँ से करोगे, ये सारी बातें यहाँ पे। और फिर उसके बाद हम यहाँ सैंपल लेते रहोगे। अब इसको मैंने दोनों को एक में कर दिया कि आप यहाँ पे डोज अप्लाई कर रहे हो और देन अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसका सैंपल आप यहाँ पे ले रहे हो। और जब हम यहाँ पे सैंपल ले लेंगे देन उस सैंपल को चेक करेंगे, हैंडल करेंगे, स्टोर करेंगे और एनालाइज करेंगे पूरा। और उसके बाद जो भी रिजल्ट है उसको यहाँ डाटा रिकॉर्ड करेंगे और एनालाइज करेंगे। और एंड में जो हमारे क्वालिटी एश्योरेंस फाइनल रिपोर्ट है, यानी कि क्यूए के अकॉर्डिंग हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। और एंड में मैंने क्या बोला, हम एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हैं और फाइनल रिपोर्ट में अगर हमारी ये टेस्ट जो है पास होता है, मतलब वो ड्रग हमारा एक्यूरेट है और कोई गड़बड़ी निकलती है, मतलब ड्रग हमारा फेल हो जाएगा। तो वही सारी चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ये पूरा देखो, मैं ये वाला पेज ऐड कर दूंगा। सारा कुछ स्टडी प्लानिंग है, टेस्ट कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, स्टडी करेंगे, डाटा एनालाइज करेंगे, रिपोर्ट करेंगे और क्वालिटी एश्योरेंस के अंतर्गत सारा देखते हैं। ये पूरा काम हो रहा है। और ये हो गया अब टिपिकल टेस्ट, जैसे किसके लिए करते हैं, जो हमारी नॉन क्लिनिकल है, जैसे हमारी एक्यूट टॉक्सिटी तो नहीं है, सब क्रॉनिक टॉक्सिटी तो नहीं है, क्रॉनिक टॉक्सिटी, यानी कि ये सब चेक करेंगे। फिर और मेजरमेंट, जैसे हमारा बॉडी का वेट कितना क्लिनिकल, ये सब चीज़ें देखेंगे। और एंड में रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट करने वाले हैं और ये सब रिकॉर्ड हम इस तरह से फाइल करते रहते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा हो गया यहाँ पे नॉन क्लिनिकल स्टडी के बारे में। और इसके अलावा जो भी इसके प्रोटोकॉल थे वो भी मैंने अच्छे से जो है यहाँ पे आपको बता दिए हैं। तो यार आप लोग ना मुझे कमेंट करके बताओ, जैसे मुझे ना थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें वही सारी बातें ना लिखी हुई हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और इसमें कोई वैसा समझाने वाला नहीं है, बस पढ़ने वाला और याद करने वाली बातें हैं। तो भाई आपको इस तरीके से मैं ट्राई कर रहा हूँ समझाने की, इमेज और ये सब करके। तो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके मुझे बता दो कि मुझे क्लियर हो जाए कि भाई आपको समझ आ रहा है। और अगर अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अब देखा जाए तो हमने लगभग अपना सारा पार्ट कवर कर लिया है। अब ये वाले जो हमारे पार्ट हैं, जैसे रिकॉर्ड, रिपोर्ट और ये सब आता है, तो इसको भी हम एक नज़र में यहाँ पे देख लेते हैं। अगर बाई चांस आ जाता है तो आप इसको भी लेके आ जाओगे। मैंने क्या बोला है कि हम आपके इंपोर्टेंट तो कराते हैं लेकिन छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, जिससे एग्जाम में अगर कुछ भी आता है आप करके आ सकते हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे जो भी हम स्टडी वगैरह कर रहे हैं अपने लेबोरेटरी के अंदर में, उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसको यानी कि उसको लिखित में, यानी कि लिख के हमें सब तैयार करना होता है। तो उन्हीं रिटन डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पर रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट यहाँ पे बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या करते हैं, जैसे कोई भी हमने स्टडी किया और अगर उसका डाटा हमारे यहाँ पे है कंप्यूटर में, तो हम उसको दोबारा ट्रेस कर सकते हैं, एक्यूरेसी देख सकते हैं, रिलायबिलिटी देख सकते हैं कि हमने उस टाइम किया था तो ये आया था, उस टाइम किया था ये आया था। अब हम देखते हैं रिकॉर्ड्स के बारे में। तो रिकॉर्ड में क्या करते हैं कि जो भी डाटा एक्स वाई जेड, यानी कि रॉ डाटा हो गया, ऑब्जर्वेशनल डाटा हो गया, सारा का सारा हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख के रख लेते हैं। तो ये हमारा रिकॉर्ड हो गया कि रिकॉर्ड में हम सब कुछ रखना है, जैसे हमारा रॉ डाटा, ऑब्जर्व जो हमने किया, रीडिंग जो ली, जो हमने इनपुट किया था, लेबोरेटरी नोटबुक, इंस्ट्रूमेंट प्रिंट आउट, सैंपल रिकॉर्ड, एसओपी, यानी कि एक्स वाई जेड सारा डाटा हमारा रिकॉर्ड में आ जाता है। लेकिन रिपोर्ट में क्या आता है, जैसे हमने यहाँ पे कोई टेस्टिंग की, मान लो मैंने बोला कि मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये जो ड्रग है
इसमें कोई पॉइजनस सब्सटेंस तो नहीं है, तो मैं चेक कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग किया सब किया वो सब मैं करूँगा रिकॉर्ड्स के अंदर, और जो एंड में मेरा रिजल्ट आएगा, यानी कि इसमें जैसे लिख के आता है ना कि देयर आर नो एविडेंशनल सब्सटेंस प्रेजेंट ऑफ पॉइजनर, तो ये मेरी एक्चुअल में रिपोर्ट है कि यहाँ पे एंड में क्या फाइनल रिजल्ट निकल के आया कि है या नहीं है, वो मेरा रिपोर्ट हो जाता है। तो ये हमारा एक फाइनल डॉक्यूमेंट होता है जो समराइज करता है पूरी स्टडी को कि हमने जो चीज किया था उसका रिजल्ट हमारा क्या निकल के आया, यानी कि स्टडी समरी हो गया, रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन हो गया, स्टैटिकल एनालिसिस हो गया, या फिर जो कंक्लूजन हो गया वो हमारा इसके अंदर आ जाता है। अब हमारा एक लास्ट छोटा सा पार्ट आता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए लैब है, तो आपको बताया ढेर सारी लैब होती हैं और लैब क्या करती हैं, ऐसे ही मतलब टेस्ट वगैरह करती हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि कुछ कुछ जो हमारी लैब्स होती है ना उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं कि आप भाई ऐसा काम नहीं करोगे। जैसे अभी ये खबर आई थी कि जो हमारा BR मॉल है ना पंजाब का, उसको क्या कर दिया ना, अभी डिस्क्वालीफाई कर दिया था, मना कर दिया, क्योंकि उसमें ना भूकंप वगैरह का वो आया था। तो ऐसे ही क्या करते हैं कि अगर कोई लैब है वो प्रॉपर GLP को फॉलो नहीं करती तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं कि अब जो भी टेस्ट वगैरह होंगे वो इस लैब में जो है परफॉर्म नहीं किए जाएंगे। तो सिंपल हम क्या बोल सकते हैं कि इट मीन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, दैट जो लेबोरेटरी है इज नॉट अलाउड टू परफॉर्म स्टडीज ड्यू टू फेलियर इन फॉलोइंग GLP गाइडलाइन, यानी कि हमारे GLP गाइडलाइन को जो फॉलो अप नहीं कर पाता है उसको हम लेबोरेटरी को यहाँ पे फेल कर देते हैं। अब रीजन क्या क्या हो सकते हैं, फेलियर टू फॉलो GLP, यानी कि GLP रूल को फॉलो नहीं कर पाया, देन डॉक्यूमेंटेशन हमारे बहुत पुअर थे, देन डाटा मैनिपुलेशन और फ्रॉड, यानी कि कोई फ्रॉड किया होगा या डाटा को आगे पीछे किया, द फैसिलिटीज इम्प्रॉपर हैं या इक्विपमेंट हमारे नहीं है, द अनट्रेंड पर्सनल है, ये सब हो गया। देन कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि इसके नुकसान क्या होंगे, अब जो स्टडी रिजल्ट है यानी कि जो भी उस लैब का रिजल्ट आएगा, मान लो ये लैब है, वो हमारा इनवैलिड होगा। फिर रेगुलेटरी एक्शन में भी टेकन, गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन भी लेती है, कई बार देखा होगा फाइन लगाते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, उसके बाद जेल में भी भेज देते हैं। देन लॉस ऑफ अप्रूवल, जो अप्रूवल मिला हुआ था वो चला जाएगा, और रेपुटेशन भी हमारी खत्म हो जाएगी उस वाली लैब की। तो देखो यहाँ पे खत्म हो गया हमारा, यानी कि ये था हमारा पूरा का पूरा यूनिट नंबर 3 के बारे में। आई होप आपको ये पूरी यूनिट यहाँ पे समझ आ गई होगी। यानी कि अब देखा जाए हमने देखो पहले ये चैप्टर बनता है तो हमने क्वालिटी कंट्रोल के बारे में एक एक बात फुल डिटेल में कर ली, और उसके बाद हमने GLP के बारे में भी सारी बातें अच्छे से कर ली, जो भी इंपॉर्टेंट हमारा आता है। तो अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार कि एक बार बता जरूर देना कि आपको ये समझ आया या नहीं आया। अगर कुछ भी गड़बड़ी है, समझ नहीं आया, तो कमेंट करके बताना, मैं ट्राई करूंगा दोबारा उसको आपको समझा सकूँ, कोई और तरीका ट्राई करूंगा इसको समझाने का, क्योंकि इसमें सिर्फ बातें होती हैं और कुछ होता नहीं है। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको दोबारा समझा सकूँ, समझ आ गया तो भाई कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। अब मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपके यूनिट नंबर 4th एंड 5th ऑलरेडी कवर है, तो आप केयरवेल फार्मा ऐप में क्रैश कोर्स में जाके उसको चेकआउट कर सकते हो और देख जरूर लेना, क्योंकि इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।